हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। So in the previous lecture, we have done the arrival of Europeans in India, right? Now we will move towards the modern India, ठीक है, कि मॉडर्न इंडिया कैसा था औरंगजेब की डेथ के बाद। और फिर हम ये समझेंगे कि एक एक करके उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स धीरे 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 पैठ जमाते गए हमारे भारत के अंदर, और क्या उसके रीजंस थे, वो सब चीज़ें अपन अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि औरंगजेब का शासन चलता है 1707 तक, एंड औरंगजेब वॉज द लास्ट, अगर आप कह सकते हैं, लास्ट पावरफुल रूलर जिससे पूरे भारत को क्या है, पूरे भारत को एक तरह से संभाल के रखा हुआ है, राइट। जैसे मतलब और भी प्रोविंसेस बहुत सारे होते थे, जैसे बंगाल एक प्रोविंस है, जैसे हैदराबाद एक प्रोविंस है, राइट। जैसे रोहिलाखंड एक है, अवध एक है, राइट। इस तरह से बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे, बट इनके अंदर गवर्नर्स बैठते थे या फिर इनके ही द्वारा इलेक्ट करे हुए, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा और मुगल एम्परर के द्वारा इलेक्ट करे हुए, इनके ही एक तरह से सेनापति, गवर्नर, सूबेदार, राइट। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कहीं निजाम बैठते हैं, कहीं बंगाल में जैसे नवाब बैठते हैं, राइट। इस तरह बैठा करते थे, है ना, अंडर द सुजेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसमें इनको इनको रेवेन्यू का कुछ हिस्सा औरंगजेब को देना पड़ता था, मुगल एम्पायर को देना पड़ता था। ऐसा सिस्टम कुछ चला हुआ था 1707 से पहले, और 1707 के बाद भी इस तरह का सिस्टम चलेगा, राइट। बट देखो 1707 के अंदर जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, तो रूलर्स बाद में जो आएंगे दैट वर वेरी वीक रूलर्स, बहुत वीक रूलर्स होंगे। तो औरंगजेब के सक्सेसर्स बहुत ही वीक होंगे, और उनके बीच में भी लड़ाई चलता रहेगा, सक्सेशन वार, वो सब हम पढ़ेंगे जब हम मुगल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हम मुगल्स 1707 के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, मिडिवल के अंदर मुगल्स को हम पढ़ेंगे, राइट। तो उनके सक्सेसर्स बड़े वीक थे, ठीक है। प्लस आप देखेंगे इनके ऊपर कंट्रोल, जो गवर्नर्स हैं इनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं बन पाएगा, और ये लोग सोचेंगे कि यार अब औरंगजेब जैसा शासक तो चला गया है और ये वीक सक्सेसर है, तो दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने आप की इंडिपेंडेंस घोषित करें और हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी हम अपने आप पास रखेंगे, राइट। बिकॉज अगर ये कुछ विद्रोह भी करेंगे तो मुगल एम्परर इतना वीक है कि वो उसके दबा नहीं पाएगा, सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो मुगल एम्पायर, और उसके उसके बाद फिर आप देखते हैं एक बार मुसीबत आती है तो चारों तरफ से मुसीबत आती है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का अटैक, नादिर शाह का अटैक, इन सब से मुगल एम्पायर और ज्यादा वीक हो जाएंगी, और जितना ज्यादा मुगल एम्पायर वीक होगा उतना ज्यादा ये प्रोविंसेस जो होंगे वो ऑटोनोमस होने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, वैसे वैसे प्रोविंसेस की पावर बढ़ रही है। इनको पता चल गया कि भैया अब तो रूलर वीक है ना, अब तो हमारा ये कुछ नहीं कर सकता, और बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, रोहिलाखंड इवन राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो राजपूत जो राजस्थान के थे वो भी थोड़े से क्या करेंगे, वो एक तरह से विद्रोह करने लग जाएंगे, और विद्रोह करने के साथ साथ वो कहते हैं कि बस अपना नाम यूज करो आप मुगल एम्परर, उसके अलावा हम ना आपको रेवेन्यू देंगे, ना हम आपकी कोई बात मानेंगे। मुगल एम्पायर एक तरह से पपेट बन के रह जाएगा, और एक तरह से सेरिमोनियल हेड बनकर रह जाएगा उनके बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, धीरे धीरे, है ना, ये सब काम धीरे धीरे होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ से हमको आज पढ़ना है अपना, ठीक है, और आज हम बंगाल वाला जो पोर्शन है वो कवर करेंगे, राइट। थोड़ा सा मेरा ना थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, राइट, और वो काफी बढ़ गया है, अभी भी मैं गर्म पानी पी के और किसी तरह से क्लास ले पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, अगर आप अपने माइक्रोफोन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा आप, राइट। फिर भी अगर बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही तो मेरे को बता देना, आई विल ट्राई टू कीप माई वॉइस हाई, राइट। तो ये बंगाल के अंदर इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा बंगाल आज अपन पढ़ लेंगे, जिसमें हम बैटल ऑफ प्लासी भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ेंगे, और डुअल गवर्नेंस ऑफ द बंगाल पढ़ेंगे। और इसको डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, और इसको किसी तरह से वो जो हमारा पॉलिटी है उससे लिंक करने की हम इसके अंदर कोशिश करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सही है सबका, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वन, कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 मुगल एम्पायर सफर्ड फ्रॉम द वीक सक्सेसर्स, सक्सेशन वार्स, एम्प्टी ट्रेजर, खजाना खाली हो गया, ऑटोनॉमी ऑफ द गवर्नर्स, गवर्नर्स अपने आप को ऑटोनॉमस समझने लग गए, बोले हम आपका नाम यूज करेंगे सिर्फ, आपको ज्यादा रेस्पेक्ट और ज्यादा सम्मान हम देंगे नहीं, ठीक है। जब तक औरंगजेब था तब तक इनका इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इसको अपोज कर सके औरंगजेब को, राइट। पर औरंगजेब जैसे वीक होगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे ही सेंटर वीक होता है ना, तो प्रोविंसेस जो होते हैं वो पावरफुल होने लग जाते हैं,
हमने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा है किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर। और पॉलिटी के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स को भी ये बात पता थी कि अगर सेंटर वीक होगा तो प्रोविंसेस जो होंगे ना और स्टेट्स जो होंगे दैट विल बिकम स्ट्रांग, और स्ट्रांग होंगे तो सेशनिस्ट टेंडेंसी विल अराइज। दैट्स वाई हमारा जो सिस्टम है दैट इज क्वाजी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट। मैंने आपको बताया था पॉलिटी के अंदर, तो यूनिटरी टिल्ट इसलिए बिकॉज सेशनिस्ट टेंडेंसी नहीं हो। जैसे यही चीज मुगल एम्परर के साथ हुई, ठीक है। जब तक मुगल एम्परर दिल्ली में बैठा हुआ पावरफुल था तब तक ये सारे के सारे लोग थे ना मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे मुगल एम्परर कहता था वैसा कर देते थे। बट जैसे मुगल एम्परर वीक होने लगेगा थोड़ा, और जैसे डिक्लाइन होने लगेगा मुगल एम्पायर, ये लोग अपनी आवाजें उठाने लग जाएंगे और अपने आप को ऑटोनोमस बनाने लग जाएंगे। बिकॉज द सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स्ड, सूबेदार्स एंड पावरफुल एलिट्स डिक्लेयर ऑटोनॉमी क्रिएटिंग रीजनल किंगडम्स। और ये कुछ रीजनल किंगडम्स हैं जिसके अंदर से आप देख सकते हैं हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट, अवध लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक कि 1857 का युद्ध नहीं हो जाता, राइट। और 1856 का 7 का युद्ध, इसका एक मेजर रीजन ये था कि अवध का एनेक्सेशन कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, पढ़ेंगे इसके बारे में। रोहिलाखंड नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगान रोहिला अफगान के अंदर आ जाता है, राइट। सिख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैसूर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भरतपुर जाट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, राजपूत के बारे में अपन पढ़ते रहेंगे, राइट। तो तो ये सारे के सारे है ना, ये रीजनल किंगडम है और वो बिकम दे विल बिकम पावरफुल, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन रूलर्स है यहाँ पर। जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर इनके रूलर्स को पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसी स्थिति है 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स को भारत कैसा मिलता है। 1707 इनकी किस्मत अच्छी थी कि औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, और ये सारे के सारे एक तरह से कोई यूनिटी नहीं थी कंट्री के अंदर, ठीक है। सब टूटे बिखरे अपने अपने बारे में सोच रहे थे। तो देर वॉज नो, एक टर्म होता है नेशनलिज्म, देर वॉज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार आए तो ये ट्रेड करने थे, इन्होंने कहा कि यार ये तो राजा महाराजा अपने आप में ऑटोनॉमस होकर रह रहे हैं, है ना, इनमें तो कोई यूनिटी नहीं है, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। बंगाल वाला बंगाल के बारे में सोचता है, मैसूर वाला मैसूर के बारे में सोचता है, हैदराबाद वाला हैदराबाद के बारे में, रोहिलाखंड अवध ये सब अपने बारे में सोच रहे हैं। ये तो छोटे छोटे किंगडम्स बनाकर बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब तक मुगल एम्परर था पावरफुल तब तो एक ही था सब कुछ। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये और इनको कोई सपोर्ट भी नहीं है मुगल एम्परर का। मुगल एम्परर तो कहता है कि भाई मर जाए बढ़िया है ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये मेरी बात तो मानते नहीं है, बेइज्जत और करते हैं। तो ऐसा करके हम समझेंगे कि ये रीजनल पावर्स जो होंगे दे विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और इनमें से ही सबसे एक स्ट्रांग जो होगा दैट विल बी बंगाल, जिसको हम पढ़ेंगे। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल एंड पंजाब। ये तो हमको डिटेल में पढ़ने हैं और भी बहुत सारी चीजें हमको डिटेल के अंदर पढ़नी। खैर मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है, आप कह रहे हैं रीजनल पावर डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले बंगाल के बारे में बात करेंगे। बंगाल बंगाल आज जो हमारा वेस्ट बंगाल है दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बंगाल। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बंगाल अगर हम देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। बंगालीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रविन्द्रनाथ टैगोर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक बहुत सारे ऐसे बंगाली हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को बड़ा परेशान करा है। तो बंगाल विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और 1905 के अंदर जो बंगाल का पार्टीशन होता है वहीं से अलग चल रही है ब्रिटिशर्स को हटाने की। अदरवाइज उससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उससे उसके बाद सब कुछ शांत पड़ गया था, राइट। तो 1905 में वापस से हम अंग्रेजों के खिलाफ उठना सीखे बंगाल के पार्टीशन मूवमेंट से, एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट। तो वो भी हमको अंडरस्टैंड करना है। तो बंगाल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो बंगाल हम समझ रहे हैं वो बंगाल इतना सा नहीं है जितना अपन समझ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल तो आता ही था, पर जो बांग्लादेश था दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बंगाल। बांग्लादेश था ही, बट दैट बिहार का बहुत सारा मेजर पोर्शन वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बंगाल। बिहार तो था ही, बट उड़ीसा का पोर्शन भी, उड़ीसा का पोर्शन वॉज देयर इन द व्हाट बंगाल। इवन झारखंड जो आज हम झारखंड बोलते हैं उसका भी कुछ एरिया जो था वो बंगाल के अंदर था। तो बंगाल वॉज नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके अंदर जो थे वो आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा बड़ा एरिया, एक बड़ा एरिया, बिग एरिया हमको यहाँ पर देखने को मिलता है बंगाल का। बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, जिसको जिसके अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है, और जिससे कि एक बहुत ही फर्टाइल लैंड की तरह है, राइट। और उस वक्त अगर फर्टिलिटी ऑफ लैंड है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब एक रिच प्रोविंस के अंदर काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा, एग्रीकल्चर व द मेन प्रोविजन प्रोफेशन। तो सबकी निगाहें बंगाल के ऊपर होंगी, यूरोप वाले पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नवाब हुआ करते थे और बड़े पावरफुल नवाब यहाँ पर बंगाल को मिले हैं। तो बंगाल मतलब ये, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी तो ये बंगाल के जो रूलर होंगे, राइट, वो अपने आप को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। और इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर होंगे, और
हम कह सकते हैं फर्स्ट फाउंडर ऑफ द बंगाल, ठीक है, बंगाल नवाबी सिस्टम, ठीक है, दैट इज मुर्शिद कुली खान, उनके बारे में हम समझते हैं। बट बिफोर दैट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो बंगाल एक बहुत ही रिच प्रोविंस होने वाला है, और बंगाल के ऊपर कंट्रोल मतलब कि एक तरह से बहुत अच्छा आपने सेंटर ऑफ पावर आपने अपने हाथ में रख लिया। तो यहाँ पर देखोगे कि आपने देखा था फ्रांस भी बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश था, चंद्रानगर फैक्ट्री, उसके अंदर चंद्रा नागौर के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना रखी थी, राइट। और सारे यूरोपियंस चाहते थे यहाँ पर आए। पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन ने अपनी सोवरेनिटी एस्टेब्लिश कर ली बंगाल के ऊपर, राइट, है ना, बहुत जल्दी, और यूरोपियन पावर के कंपैरिजन में। वो भी एक रीजन है कि वो 200 साल तक राज कर पाए हमारे देश के अंदर। तो देखो बंगाल, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन पढ़ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि इस पे से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में हम इनके अंदर पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो बंगाल वॉज द वेल्दिएस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। फर्टाइल लैंड है, टेक्सटाइल में बहुत अच्छा है। आज भी अगर आप देखोगे बंगाल का सिल्क, है ना, रेशम का, मलमल का, जो है ना, मलमल का, मलमल जो होता है, ठीक है, सिल्क बहुत मतलब यूनिक अपने टाइप के अंदर सिल्क हुआ करता था। और पूरा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा सिल्क बिका करता था। और यहाँ के वीवर्स जो होते थे, बंगाली वीवर्स, माय गॉड, ये मतलब वीवर्स के पास इतनी तगड़ी स्किल होती थी कि इनको मशीन्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मशीन इनके आगे फेल हो जाती थी, वीवर्स के आगे, ठीक है। ये भी सारे डायमेंशन में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, पर आगे चलकर, ठीक है। इट वॉज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम फर्टाइल एल्यूवियल लैंड। आपको पता है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इतनी बड़ी बड़ी नदी, और 50 से ज्यादा नदियां इसके अंदर से क्रॉस कर रही हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा, तो यहाँ पर देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डेवलप है, हाई क्वालिटी राइस, शुगर केन, जूट, बस ग्लोबली फेमस मुस्लिन जो है, फाइन कॉटन एंड सिल्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे हुगली पोर्ट इज देयर, मुर्शिदाबाद हुगली पोर्ट, दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर कर रहे हैं। तो ट्रेड सेंटर है इंटरनेशनली, यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही बनते हैं जो कि बिकते हैं पूरे विदेशों में, और बहुत महंगे महंगे। यहाँ के वीवर्स के पास एक्सीलेंट स्किल्स है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, और दैट होल मेक बंगाल अ वेरी वेरी रिच प्रोविंस। इसके साथ साथ इनके जो नवाब हुए, दे आर वेरी पावरफुल नवाब। हम कहेंगे नवाब्स लाइक मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला ट्राइड टू मेंटेन द ऑटोनॉमी। और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इसके अंदर करे, राइट। रेवेन्यू सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करा, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करा। इस तरह से इन्होंने बंगाल को काफी रिच बनाया। तो बंगाल लीगली रिमेन्ड अ मुगल सूबा, ठीक है, मुगल प्रोविंस ही रहता था, दैट इज अ प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। बट नवाब ऑफ बंगाल कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर। Mughal symbols were retained and coins khutbah formally acknowledged imperial authority. However, from the early 18th century, the real power shifted to the Nawabs themselves. है ना, 18th century, अर्ली 18th century मतलब 1707 के बाद इनकी जो पावर है ये अपने पास रखेंगे। मुगल एम्परर्स बिकम लार्जली सेरेमोनियल, लिमिटेड टू ग्रांटिंग फॉर्मल कंफर्मेशन इन रिटर्न ऑफ द ट्रिब्यूट, है ना, उनका बस नाम के वो रह गए, राइट। This situation arose due to the decline of the Mughal authority after Aurangzeb. जैसे मैंने आपको बताया, in practical terms, बंगाल functioned as a de facto independent states, even though it remained de jure of the Mughal province. तो अभी अपन बंगाल की क्या हालत देख रहे हैं कि बंगाल जो है वैसे तो मुगल्स के अंदर है, मुगल्स की सोवरेनिटी को वो कर रहा है, बट बिहेव कैसे कर रहा है, एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इसकी बात कोई नहीं मान रहा। हाँ, इसके नाम से ही हो रहा है कि यहाँ का जो गवर्नर अपॉइंट करा गया है मुगल्स के द्वारा करा गया है, ठीक है, बस इसके आगे कोई भी बात नहीं है। ये बोलते थे कुछ पैसे दे दो रेवेन्यू के फॉर्म में, ये नहीं देते थे। ये बोलते ये वाला रूल एस्टेब्लिश कर लो, नहीं। इवन यहाँ पर जो ये मनसबदार और ये सब लगाते थे कंट्रोल करने के लिए, उनको भी हटा देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि बंगाल नाम का मुगल का एक प्रोविंस था, उसके अलावा पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस ये अपना बनाना चाह रहा था। तो दिस इज द बेस्ट लाइन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बंगाल का उस वक्त क्या स्टेटस था। तो बंगाल फंक्शनड एज डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट, इवन दो इट रिमेन डी जूरी अ मुगल प्रोविंस, ठीक है। अगर फैक्चुअली तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट था, और नॉमिनली अगर आप देखें नॉमिनली तो इट इज ए मुगल प्रोविंस, इट वाज ए मुगल प्रोविंस एट दैट टाइम, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? फॉर्मली रिमेन्ड इन ए, है ना, नवाब्स बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट, लाइनेज ऑफ द रूलर्स कैन बी अंडरस्टैंड इन द थ्री ब्रॉड फेस, ठीक है, और टू ब्रॉड फेस, बिकॉज सिराजुद्दौला का थर्ड वाला सिराजुद्दौला, एंड तो थ्री फेस के अंदर अपन देख सकते हैं। सबसे पहला है मुर्शिद कुली खान, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, और इनको बोलते हैं कि ये इन्होंने ही एक तरह से नवाबी, जो बंगाल के अंदर नवाबी स्टार्ट हुई, है ना, हम कहते हैं ना बड़ा नवाब बन रहा है क्या तू, तो नवाब मतलब कि एक इंडिपेंडेंट रूलर जो किसी की बात नहीं मानता, जो कि बहुत ही एक पैसा वाला आदमी है, तो दैट इज नवाब। इसकी नवाबी खत्म नहीं होती, अपन कहते हैं ना सर।
तो नवाबी सिस्टम जो है कि नवाब होंगे भाई बंगाल के अंदर, मुर्शिद कुली खान ने स्टार्ट किया। मुर्शिद कुली खान से भी पहले गवर्नर्स हुआ करते थे, पर नवाब नहीं हुआ करते थे, वो गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि भैया हम नवाबी स्टार्ट करेंगे बंगाल की। नवाब मतलब अलग ही एटीट्यूड, ठीक है, किसी की नहीं सुनना, अपने मन की करना, ठीक है, प्लस खूब सारा पैसा, अय्याशी के अंदर खूब, राइट, इस तरह से। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि हम अपनी कैपिटल, पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा अगर हम देखेंगे तो वेस्ट साइड में हो जाती थी। आज ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, तो इस तरह से ढाका यहाँ पर कहीं कैपिटल हुआ करती थी, राइट। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा मुर्शिदाबाद, है ना, अपने नाम पे, मुर्शिद कुली खान है ना, मुर्शिदाबाद नाम की सिटी बनाई और उसके अंदर अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा। और ये एक तरह से सुवरेंटी दिखाता है, कैपिटल शिफ्ट करके आप दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, और अपने नाम से कैपिटल बना रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कि भाई आप सोवरेन है। एक सोवरेंटी का एक तरह से सिंबल होता है। तो मुर्शिद कुली खान इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस नवाबी रूल्स इन द बंगाल, अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल एंड लेटर सूबेदार, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। पहला काम तो इन्होंने कहा मुर्शिद कुली खान से मुर्शिदाबाद आपको इसके अंदर याद करना। After his death in 1727, his son-in-law Sujaud-Dowla succeed as a नवाब। बट बिफोर दैट उसने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर करे, राइट। उसने सबसे पहले तो ये करा कि भाई मुगल्स का कंट्रोल है ना हमारे ऊपर कम से कम हो, है ना, दिल्ली से जो मुगल के फरमान्स आते हैं और जो भी चीजें आती हैं वो कम से कम यहाँ पर लगे। और दिल्ली वाले जो थे मुगल्स, वो यहाँ पर बंदे भी भेजते थे अपने, ठीक है, कि रिवेन्यू कलेक्शन तुम करोगे, ये सब चीजें तुम करोगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, रिवेन्यू कलेक्शन जो होगा दैट विल बी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो स्टेट ही करेगा, मतलब प्रोविंस ही करेगा। तो उन्होंने एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर चेंज करा, जहां पे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। एट सेंटर जब मैं बोल रहा हूं तो दिल्ली के मुगल्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम अपना खुद का करेंगे, राइट। इन्होंने खुद के एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम बनाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, जो कि आगे चलकर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जगत सेठ, जगत सेठ मतलब एक हाउस है, हाउस ऑफ जगत सेठ, ठीक है, एक इंडिविजुअल नहीं होते। आपने सुना होगा जगत सेठ के बारे में, आपको अभी तक ये पता होगा कि जगत सेठ ज्यादा इंडिविजुअल, नो, इंडिविजुअल्स नहीं होते। एक तरह से यहाँ पर एक तरह से बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, किसके अंदर, बंगाल के अंदर। और वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग जो होंगे इनके बैंकर्स होंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया जिससे कि कभी भी रिवेन्यू का कमी नहीं आए, किसको, बंगाल को, बंगाल के पास पैसा हो। और जगत सेठ एक फैमिली थी, उसको पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करा, राइट। ये जगत सेठ जो होंगे दैट विल बिकम अगेन द सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, वो अपन पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। इसके अलावा मुर्शिद कुली खान, वैसे तो अगर हम देखेंगे मुर्शिद कुली खान मुस्लिम थे, बट ही इज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स द रिलीजन। और इनकी फौज के अंदर बहुत सारे हिंदूज थे और इनके काम करने वाले बहुत सारे हिंदूज थे, राइट। अच्छा, यहां से आते थे सेंटर से, जागीरदार जो होते थे सेंटर से आते थे और यहाँ पर आकर रेवेन्यू सिस्टम और ये सब देखते थे। उनकी पावर इन्होंने कम करी कि सेंटर से कोई बंदा आएगा उसको ट्रांसफर कर देते थे फ्रीक्वेंट, राइट, या फिर उसकी पावर कम कर देते, या फिर उसको अपने साथ मिला लेते थे। इस तरह से करके उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की पावर कम करने की कोशिश करी। दिल्ली के जो बंदे होते थे यहाँ पर उनकी पावर को कम कर देते थे। देखो अभी इसमें थोड़ा सा अपन को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इसके अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन पर्सनैलिटी, मुर्शिद कुली खान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो क्या क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज आएंगी और पर्सनैलिटीज के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाते जनरली, राइट। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में देखो यहाँ पर लिख रखा है सब कुछ। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एफिशिएंट करा उन्होंने, स्ट्रिक्ट करा, रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस एंड रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जगीरदार्स एंड द जमींदार्स, जो कि सेंट्रली ओरिएंटेड होते थे। जो कि हम कह सकते हैं सेंट्रली ओरिएंटेड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब मुगल्स के अंडर में हुआ करते थे। मुर्शिद कुली खान रिलाइड हैवीली ऑन द बैंकर्स लाइक द जगत सेठ फैमिली, स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस इंटीग्रेटिंग। अब इसके बारे में हम अपन डिटेल के अंदर आगे चलकर पढ़ेंगे, राइट। ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस डिस्पाइट बीइंग ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिंदूज उसके अंदर होते थे, इस तरह से आप इसमें समझ सकते हैं। तो ये बोल रहे मैंने बंगाल को रिच प्रोविंस बनाया है रिफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर रिफॉर्म्स करें, प्लस सेंट्रली इसको एक तरह से ऑटोनॉमस भी मैंने बनाया। और इन्होंने एक तरह से कह रहे हैं कि भाई नवाबी जो है बंगाल के अंदर, नवाब्स हुआ करते हैं, नवाबी पहले सूबेदार हुआ करते थे, अब नवाब्स होंगे, ठीक है। तो ये नवाबी मैंने ही स्टार्ट करी, ठीक है। प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी कि पहले इनकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका में, ठीक है, जो आज बंगाल की बांग्लादेश की कैपिटल है, उसको आगे करके इन्होंने मुर्शिदाबाद के अंदर यहाँ पर इस तरह से लाया। मुर्शिदाबाद आज का पटना के अंदर आता है, राइट। तो पहले तो ये पूरा का पूरा बिहार जो हुआ करता था, ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा
और बांग्लादेश, ये सब क्या होते थे, एक तरह से बंगाल के ही पार्ट हुआ करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब ये इनकी डेथ होती है सुराजुद्दौला की, सॉरी, मुर्शिद कुली खान की, ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान के बाद इनके जो सन इन लॉ होंगे, ठीक है, सन इन लॉ सुजाउद्दीन, ठीक है, मोहम्मद खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान उनके सन इन लॉ होंगे। तो 1727 में भाई की डेथ हो जाती है मुर्शिद कुली खान की, और 1727 के अंदर डेथ होने के बाद सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये इनके क्या बन जाते हैं, एक तरह से नवाब बन जाते हैं बंगाल के। राइट। मुर्शिदाबाद अब तो शायद इसमें आता है ना, पटना में आता है ना। हाँ, वेस्ट बंगाल में आएगा, वेस्ट बंगाल, सॉरी, है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर आएगा। अब यहाँ पर देखो, सुजाउद्दीन कंसोलिडेटेड हेरिडिटरी सक्सेशन इन द बंगाल। ऑन हिज डेथ 1739 हिज सन सरफराज खान बिकम नवाब, ठीक है। अब ये सुजाउद्दीन के बाद इनके बेटे जो होंगे सरफराज खान बन जाएंगे। सरफराज खान रूल वाज ब्रीफ और वीक एंड ही फेल्ड टू कमांड, राइट। नेपोटिज्म का शिकार हो गया ये, और नेपोटिज्म के अंदर ये कुछ कर नहीं पाएगा, राइट। फिर हम सेकंड फेज का देखते हैं, अलवर्दी खान डायनेस्टी। अलवर्दी खान भी बड़े पावरफुल रूलर थे, और अलवर्दी खान द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बिहार ओवरथ्रू एंड किल्ड सरफराज खान इन द बैटल ऑफ घिरिया, राइट। अलवर्दी खान डिड नॉट बिलोंग टू द मुर्शिद कुली खान फैमिली, मार्किंग ए ब्रेक इन द लाइन, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के रॉयल ब्लड के अंदर वो नहीं आ रहे थे। अलवर्दी खान एक अलग, जो कि डेप्टी गवर्नर थे, ठीक है, बिहार के, उन्होंने सरफराज खान को मार दिया, और सरफराज खान को मारा तो उसके बाद उस लाइनेज को तोड़ा, और बहुत ही पावरफुल रूलर ये बने। ही लेजिटिमाइज हिज पोजीशन बाय सिक्योरिंग मुगल कंफर्मेशन फ्रॉम द एम्पर मोहम्मद शाह। एम्पर मोहम्मद शाह थे उस वक्त, तो एक तरह से मुगल्स से इनका अच्छा रिलेशन था अलवर्दी खान का, राइट। मुर्शिद कुली खान जैसे बिल्कुल ही अगेंस्ट में हो गए थे, और मुर्शिद कुली खान के बाद उनके जो सरफराज खान थे, वहां तक एक तरह से मुगल्स के साथ बड़े एंटी था, यहाँ पे मुगल्स के साथ अच्छा रिलेशन यहाँ पर होने लगा। अलवर्दी Khan rules Bengal, Bihar, and Odisha until 1756. Since he had no surviving son, succession passed through his daughter. He nominated his grandson Sirajuddaulah, the son of his youngest daughter Amina Begum. ठीक है, उनकी जो डॉटर थी उनके बेटे, ठीक है, राइट। तो मतलब एक तरह से नाती हो गए उसके, राइट, अलवर्दी खान की। तो अलवर्दी खान के नाती जो होंगे वो सिराजुद्दौला, राइट। अब यहाँ पर, यहाँ तक अपन इनका लाइनेज समझे, दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट हम सिराजुद्दौला के पास पहुंच गए, जो कि एक नवाब बन चुके हैं किसके अंदर, 1756 के अंदर, और बहुत ही कम उम्र में, ठीक है, बाली उम्र में वो नवाब बन गए। और जैसे ही नवाब बने, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे थे, प्लस ये एक तरह से इनकी डॉटर के, है ना, अगर हम कहें अलवर्दी खान की डॉटर के सन थे, तो डॉटर वाला लाइनेज यहाँ पे फॉलो हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज करा, ठीक है। तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं अभी, और अब कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं मुर्शिद कुली खान और उनके बाद वाले रूलर्स पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपना 65th क्वेश्चन करें सर। तो 65 का करेक्ट आंसर, मुर्शिद कुली खान स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, स्ट्रिक्टली एनफोर्स रेवेन्यू कलेक्शन, कर्ब द पावर ऑफ द जमींदार्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये करें एक बार। ठीक है, इसमें जो होगा स्टेटमेंट थर्ड इज राइट और रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, नहीं भाई, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर दी थी कि मुगल एम्परर अलग, तुम अलग, हम अलग, नहीं, अलग ही नेशन में नहीं रहेंगे, तुम्हारे नाम के अंदर ही, पर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके रहेंगे आपके नाम के अंदर ही, पर आपकी बात कुछ नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, राइट। दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द रिलेशन, राइट।
तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। इंडिपेंडेंस तो नहीं ली थी, मुगल एम्परर की सुजरेनिटी के अंदर ही थे वो, बट अपने आप को इंडिपेंडेंट वैसे मानते थे, अपने कामों के अंदर इंडिपेंडेंट मानते। ठीक है, तो लास्ट तक उनकी अगर आप देखेंगे मुगल एम्परर के अंदर ही थे, राइट। सिराजुद्दौला भी मुगल एम्परर के अंदर ही थे, राइट, बट उनकी बात नहीं मानते। कंबाइंड द फोर्स ऑफिसेज ऑफ दीवान एंड सूबेदार, दैट इज करेक्ट। एंड मुर्शिद कुली खान वीकन द गवर्नर्स अथॉरिटी, हाँ ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट, राइट। दीवान जैसे फाइनेंस मिनिस्टर समझ लो, सूबेदार मतलब जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, तो उन्होंने इसको एक ही कर दिया था, राइट, जिससे कि एक ही आदमी को कंट्रोल करना पड़ेगा, अलग अलग को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड जो होगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट को कर रहा है, और स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। 67th करें। ठीक है, 67th का सी। तो ही ओपनली रेबल्ड अगेंस्ट द मुगल्स, नो। ही एस्टैब्लिश हेरिडिटरी मोनार्की, ये भी गलत है, राइट। उसने तो अपने सन इन लॉ को बनाया था। ही एक्सरसाइज रियल पावर बाय while acknowledging Mughal sovereignty. Yes, this is correct, and this is the best line you can explain the status of Bengal. ठीक है, at that particular period of time कि status of Bengal क्या था, तो इस लाइन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सिराजुद्दौला तक हम पहुंच चुके हैं, और हमने कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लिए, और हमने समझ लिया कि बंगाल को किस तरह से, एक तरह से इंडिपेंडेंस की तरफ बंगाल जा रहा है, बट नॉट फुली ऑटोनोमस, नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल सुजेनिटी। अब चलो हम थोड़ा सा आगे इसके अंदर समझते हैं। अब बंगाल इतना इंपॉर्टेंट प्रोविंस है बच्चों, ठीक है। बंगाल को देखते ही सबके मन में लड्डू फूटता है, ठीक है। ब्रिटेन ने बंगाल को देखा, उसके मन में बहुत लड्डू फूटा। उसने सोचा भाई यहाँ पे नवाब बड़े स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर किसी तरह से अगर हम आ गए ना, तो भाई इतना पैसा है इसके अंदर, तो हमारी 7 पुश्ते आराम से खाएंगी बैठ गए। तो यहाँ पर अगर हमको ट्रेड करने को मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो ये ट्रेड किसी तरह से यहाँ पे करने को मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर इस तरह इस वक्त अभी यहाँ पर एक तरह से मुगल एम्परर भी है, मुगल एम्परर के अंदर में आता है, मुगल एम्परर से कुछ बात करके हम आए और हम ट्रेड इस तरह करने लग जाए एस्टेब्लिश, तो बढ़िया काम हो जाएगा। पर सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक तरह से कोलकाता के अंदर एक फैक्ट्री बनाता है। अब इनको पता है कि नवाब है ना यहाँ पर कभी भी इस फैक्ट्री को उड़ा देगा, राइट। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर किलाबंदी करने लग जाते हैं फैक्ट्री के चारों तरफ। फैक्ट्री के चारों तरफ अपने सैनिक रख लेते हैं, और यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब है कि एक ट्रेड करने के पर्पज से बनाया हुआ एक वेयर हाउस है, दैट इज नोन एज फैक्ट्री, मैंने आपको बताया था। पर अब ये फैक्ट्री के अंदर बंदूकें इकट्ठी करने लग जाता है, आर्म्स, एम्यूनिशंस, ठीक है, प्लस इसके किलाबंदी करने, जैसे कि कोई गैरिसन हो, मिलिट्री गैरिसन हो, इस तरह से ये करने लग जाता है। ये बात नवाब सिराजुद्दौला को एक तरह से पता लगती है। सिराजुद्दौला वाज वेरी मच एंटाई फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन रूलर्स जो होते थे या फॉरेनर से थोड़े से एंटाई ये रहते थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि भाई ये किलाबंदी कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे भाई किलाबंदी तो नवाब ही करते हैं, हम ही लोग करते हैं किलाबंदी, तो राजा महाराजा करते हैं। आओ, तुमको ट्रेडर थोड़ी ना करने लग जाएगा, कल को ट्रेडर आया और ट्रेडर नहीं करने लग गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। और किलाबंदी के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ये एक तरह से क्या होता है कि भाई मेरे बंगाल में रह के कोई एक एरिया ऐसा जिसमें मेरा एंट्री नहीं है, किलाबंदी कर दी तुमने। ये फोर्टिफिकेशन जो कर रहे हो आप, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली मेरी सोवरेनिटी के ऊपर निशान है कि नवाब हमारा, देखो नवाब के घर के अंदर आकर हमने एक एरिया बना लिया जिसको हमने पूरा मिलिट्री बेस जैसा बना लिया। बोले तुम तो ट्रेडर्स थे भाई, तुम हमारी बराबरी कब से करने लग गए। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब समझो, क्यों फोर्टिफिकेशन से नवाब चिढ़ गया, क्योंकि नवाब को ऐसा लगता है कि फोर्टिफिकेशन के कुछ रूल होते हैं और फोर्टिफिकेशन डायरेक्टली सिंबलाइज सोवरेनिटी। तो आप बंगाल के अंदर रह के आप सोवरेन नहीं हो सकते, सोवरेन तो एक ही होगा ना, नवाब। तो नवाब की नवाबी के अंदर थोड़ी सी दखल अंदाजी कर दी उन्होंने फोर्टिफिकेशन करके। तो ये देखो नवाब क्या बोल रहा है। बंगाल वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे होता है ये अपन देख रहे हैं। सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी की तरफ अपन जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मेन रीजन, ब्रिटिशर्स वांटेड टू एस्टेब्लिश ट्रेड मोनोपोली ओवर बंगाल की, बंगाल के ऊपर हम ट्रेड मोनोपोली करेंगे, ब्रिटिशर्स तरह से बोल रहे हैं। ये बोलेगा भाई काहे करोगे, ये फोर्टिफिकेशन करना मतलब हमारी बराबरी करोगे तुम, और तुम्हें कुछ पता नहीं है। फोर्टिफिकेशन किलाबंदी कर ली तुमने बंगाल के अंदर आके, भाई फोर्टिफिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ये सिर्फ रूलिंग इलीट क्लास के लिए है। इलीट क्लास हो के तुम तो ट्रेडर हो, तुम राजा महाराज, तुम हो नवाब, तुम तो नवाब से भी ज्यादा बढ़ रहे हो। और फोर्ट्स आर जनरली मेंट फॉर द रूलिंग इलीट क्लास, मतलब सिंबल ऑफ सोवरेनिटी होता है।
एक तो ये चीज थी जिससे कि सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा है कि मेरे बंगाल के अंदर रह के फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको, राइट? नवाब के होते हुए तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। तो एक तरह से सोवरेनिटी के ऊपर एक निशान यहां पर लग गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप ये देखो, ये है मुगल एम्पायर, ठीक है? मुगल एम्पायर, देखो एक टर्म है, आपने सुना होगा फरमान, ठीक है? फरमान, राइट? फरमान वर्ड का मतलब समझ ऑर्डर एक तरह से, और एक टर्म है दस्तक। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझेंगे, फरमान और दस्तक क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन एनीबडी लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फरमान एंड दस्तक? मतलब हमको नहीं पता है ना अभी फरमान और दस्तक के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये क्या करे। Farman, the order, हम्म, and Dastak is the stamp. नहीं वैसा नहीं है, दस्तक इज ऑल्सो एन ऑर्डर, फरमान इज ऑल्सो एन ऑर्डर, बट अथॉरिटी इसके अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं इसके अंदर क्या है, फरमान का मतलब क्या है, दस्तक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट आप देखो, जो नवाब को थोड़ा परेशान करेगा, मिसयूज ऑफ दस्तक बाय द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो दस्तक जो होता है दैट इज ए फ्री ट्रेड पास, फ्री ट्रेड पास। अच्छा, इससे पहले अपन को फरमान समझना पड़ेगा। हम चलते हैं मुगल एम्पायर, ये यहाँ पे मुगल एम्पायर बैठा है, ठीक है? और यहाँ पे मुगल एम्पायर के अंदर जो मुगल रूलर है दैट इज फरुख शियार, फरुख शियार इज द रूलर। तो ब्रिटिशर्स मुगल्स को तो एम्प्रेस कर ही चुके थे, पता है आपको, जहांगीर के टाइम से ही। और मुगल से कहते हैं कि साहब हमको है ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर हमको है ना एक आप फरमान जारी कर दे तो मजा आ जाएगा। बोले कैसा फरमान? कि हमको है ना ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। फर्रुखशियार जो था उसने कहा कि चलो ठीक है यार कर लो, और ये बहुत बड़ा इवेंट हो गया। मतलब ये फर्रुखशियार का फरमान, अच्छा फर्रुखशियार जो कर रहा है, मुगल एम्पायर है, ये एक फरमान जारी कर रहा है, फरमान, कि मैं इस फरमान का मतलब रॉयल ऑर्डर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है डियर गवर्नर ऑफ बंगाल, आई एम गिविंग ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड पास, ड्यूटी फ्री ट्रेड अथॉरिटी है ना, ड्यूटी फ्री ट्रेड मैं इनको दे रहा हूं, तो कृपया इसको लागू करें, राइट? इसमें फरमान में लिखा होता है। तो फरमान लेकर ये जाएंगे गवर्नर्स के पास, यहाँ के जो गवर्नर होंगे उस टाइम पे, फर्रुखशियार के टाइम पर, और उनसे बोलेंगे कि साहब हमें ये मुगल एम्पायर ने लिख कर दिया। उसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, ये इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को हाँ कह देंगे, गवर्नर्स ऑफ बंगाल। और ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बेसिस पे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो कुछ दस्तक, अब ये कौन कर रही है, दस्तक, दस्तक जारी करेगी, मतलब एक पास बनाएगी, ड्यूटी फ्री ट्रेड पास, ठीक है? जिसके ऊपर लिखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटी है, राइट? ये इस पर्सन को ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए बोल रहे हैं, राइट? तो जिसके पास ड्यूटी फ्री ट्रेड का पास होगा वो ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? जिसके पास दस्तक होगा वो ड्यूटी पे नहीं करेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ट्रेड करते हुए। अगर मान लो मेरे पास हुआ तो मैं नहीं करूंगा, आपके पास हुआ तो आप नहीं करेंगे। तो दस्तक वॉज इशूड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द फरमान दैट इज जनरेटेड बाय द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर ने फरमान करा, और फरमान को प्रैक्टिकलाइज करा कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक पास कर अपने एम्प्लॉयज को दस्तक दी। दस्तक का मतलब क्या है, जिसपे लिखा हुआ है कि फ्री ट्रेड करो, आराम से मस्ती से फ्री ट्रेड यहां पर करो, ठीक है? बट इस दस्तक का मिसयूज होने का, अब समझ में आया सबको फरमान का मतलब क्या है, फरमान कौन इशू करेगा? बताओ फरमान कौन इशू करेगा? सर एक थोड़ी बात थी कि फरमान तो मुगल एम्परर ने इशू कर दिया, बट दस्तक भी बंगाल का नवाब नहीं करेगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल करेगी। का नवाब नहीं, वो तो ऑर्डर तो अब इसको मानना पड़ेगा, बंगाल का नवाब। ठीक है, अब ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? उन्होंने कहा कि ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी तुम देख लो, आराम से ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी उसको दस्तक देकर ये चीज करेगी, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कैलकाटा काउंसिल होगी वो ये चीज करेगी कि भाई दस्तक देगी, जिसके पास दस्तक होगा ये अपने एम्प्लॉयज को देगी, जिसके पास दस्तक होगा वो क्या करेगा, फ्री ट्रेड कर पाएगा। ऐसा होगा, क्योंकि मुगल का फरमान मतलब फिर इनको मानना पड़ेगा, ठीक है? ये ने उन्हें माना तो फिर, क्योंकि बहुत बड़ा वाला फरमान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फरमान है, इसको अगर अपोज कर दिया तो मतलब एक तरह से मुगल की सोवरेंटी को ही आपने बिल्कुल ही हिला के रख दिया। तो बहुत बड़ी जो बात होती है उनको तो मानना ही पड़ता था इनके गवर्नर्स को। तुषार।
जी जी सर। है ओके। ना। तो फरमान गिवन टू द ब्रिटिश कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी इशूड दस्तक, वेरी गुड, ठीक है। और फरमान इज गिवन बाय द मुगल एम्परर, नॉट द गवर्नर ऑफ बंगाल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखो, दस्तक इज ए फ्री पास issued by the Calcutta Council of East India Company employees for doing trade in the Bengal, Bihar and Odisha without paying taxes. Is this clear? दस्तक किसने इशू करी? अगर यही क्वेश्चन आ जाता, दस्तक इज फ्री ट्रेड पास इशूड बाय द इशूड फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्प्लॉयज, तो ये किसने कराया? तो आप लिखे आते फरूख शियार। पर फरूख शियार फरमान जारी कराए, और दस्तक जो होता है दैट इज ए ट्रेड पास, दैट इज जो अगर मेरे पास है तो मैं फ्री ट्रेड कर पाऊंगा, तो विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। Dastak was based on the Farman issued by the Farooq Shiar in 1717. This Farman granted the company duty-free trade rights in the Bengal, Bihar, Odisha along with several other commercial privileges. तो यहां पर बिल्कुल क्लियर लिख दिया मैंने, फरमान इज ए रॉयल ऑर्डर बाय द मुगल किंग, while दस्तक was for the company but used by individual employees and it is issued by the Calcutta Council of ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कलकत्ता काउंसिल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस तरह से। अब इसमें क्या हुआ, इसको मिसयूज करने लग गए लोग। अब जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी है, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई एक अथॉरिटी बनाई कि ये दस्तक इशू करेगा, ठीक है। अब ये भाई पैसा लेके दस्तक इशू करने लग गया, मैं तेरे को दस्तक दे तो दूंगा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय, तेरे को दे तो दूंगा, तेरे को चाहिए दस्तक, ठीक है, चाहिए तो ले, पैसा दे। करप्शन बढ़ने लग गया, करप्शन ले लेके इससे दस्तक लेने लग गए। अब ये दस्तक जो थे, ये अपने खुद का, ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ये अपने खुद के पर्सनल बिजनेस यहां पर खोलने लग गए। कि दस्तक होती थी इनके पास पर्सनल बिजनेस, मतलब पर्सनल कंपनीज इन्होंने खोल दिया, और इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा नुकसान भी होगा, ठीक है। बट यहाँ पर करप्शन तो हर जगह होता है, यहाँ पर बड़ा करप्शन होने लग गया है। करप्शन इतनी पीक पे पहुंच जाता है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कि रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजना पड़ जाता है, राइट। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझेंगे, एक बड़ी पर्सनालिटी है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस भेजना पड़ जाता है एज ए गवर्नर कि आप जाकर वहां पे करप्शन कम करो, पर वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके ऊपर फिर इंक्वायरी बैठती। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल लेट यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब दस्तक को मिसयूज कर रहे हैं, अब देखो दस्तक जितना ज्यादा मिसयूज होगा उतना ज्यादा लोकल ट्रेडर्स को नुकसान होगा। अब हर टॉम डिक एंड हैरी क्या कर रहा है, दस्तक को यूज करके फ्री ट्रेड कर रहा है, तो लोकल ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान होगा। लोकल ट्रेडर्स किसके पास जाएंगे, नवाब के पास, कि नवाब साहब क्या हुआ, आपकी नवाबी कहाँ गई, यहाँ तो सारे फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स दस्तक लेके घूम रहे हैं, और हमारे ऊपर तो आप टैक्स लगा रहे हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। तो नवाब को बहुत बुरा लगेगा इसके अंदर कि तुम मिसयूज कर रहे हो दस्तक का, ठीक है, और इससे हमारे लोकल ट्रेडर्स जो हो रहे हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में सेंट विलियम्स फोर्ट है, उसका फोर्टिफिकेशन करना, ठीक है। दूसरा, मिसयूज ऑफ दस्तक। अब देखो ये मेंस प्रीलिम्स सबके लिए है ये कोर्स, ये वाला मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आप मेंस प्रीलिम्स दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आने, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इस पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख देना, ये आंसर राइटिंग हम करवा देंगे बाद में प्रीलिम्स के बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की, जैसे कि वो बिल्कुल पता चल जाएगा, आप पढ़ तो रखा ही है, बस आंसर राइटिंग करनी है इसमें। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कृष्णा दास नाम का आदमी। कृष्णा दास वॉज अ फैमिली, ठीक है, फैमिली मेंबर ऑफ अपने भाई सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला का फैमिली मेंबर था, बट वो चाहता था कि सिराजुद्दौला की जगह मैं बैठूं यहाँ, ठीक है। और इसका एक तरह से, ये एक तरह से गुटबाजी थी फैमिली के अंदर, और ये इसके अगेंस्ट में था सिराजुद्दौला, और ये अपने बहुत सारे लोगों को लेकर सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी रच रहा था। इस कृष्णा दास को असाइलम प्रोवाइड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कि हमारे दुश्मन को अब तुम क्या करोगे, शरण दोगे, मतलब तुम्हारी इसको शरण देने का मतलब ये हो गया ना, तो तुम हमसे लड़ाई कर रहे हो, यू आर इन वर्सेज विद अस। तो सिराजुद्दौला वाज वेरी एंग्री विद दैट कि कृष्णा दास को तुमने क्या कर दिया एक तरह से। तो सिराजुद्दौला ने, आप यहां पर देखेंगे एक रीजन ये भी था, असाइलम वाज प्रोवाइडेड टू नवाब्स एनिमी कृष्णा दास। अब यहां पर नवाब को गुस्सा है, नवाब ने बुलाया, एक तो ब्रिटेन वालों को बुलाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटिश जो काम करेगी वही फ्रांस भी करेगी, क्योंकि दोनों कंपिटिटर है। ये फोर्टिफिकेशन करने लगे कलकत्ता के अंदर, तो ये फोर्टिफिकेशन करने लग जाएंगे चंद्रा नागौर के अंदर। तो इन दोनों को बुलाया राजा ने, और राजा ने बोला भाई देखो सीधी सी बात है, फोर्टिफिकेशन हटाना होगा, फोर्टिफिकेशन तो आपको हटाना होगा दोनों को। ए भाई तू फ्रांस, तू कहां से, मतलब जबरदस्त बोले साहब इसने फोर्टिफिकेशन करा, मैंने कर लिया।
अच्छा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि फोर्टिफिकेशन हटाना होगा, बोले हाँ, बोले जाओ नहीं हटा रहे, क्या कर लोगे? फ्रांस वाले ने तो बोला कि ठीक है जी हजूर, हम हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखो चंद्रानगर से इसके अंदर फ्रांस वालों ने कह दिया कि जी हजूर हटा देते हैं फोर्टिफिकेशन, और ये कह रहे हैं कि नहीं हटा रहे, जो करना है कर लो। कौन? कलकत्ता के अंदर से, मतलब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि भैया हम तो फोर्टिफिकेशन नहीं हटा रहे, तुमको जो करना है वो कर लो, ये ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं इस तरह से। फ्रांस वालों ने कहा ठीक है साहब हम तो हटा, अगले दिन ही हटा लिया इन्होंने। ब्रिटिश वालों ने बोला क्या कर लोगे? नहीं हटा रहे, फोर्टिफिकेशन नहीं हटा रहे, किलाबंदी नहीं हटा रहे, क्या कर लोगे? तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर हम लड़ेंगे, हम तो बोले लड़ लो, तो नहीं हटाओगे तो लड़ेंगे, तो लड़ना है तो लड़ लो। और 1756 के अंदर सिराजुद्दौला ने, जहां पे फोर्टिफिकेशन हो रहा था, फोर्ट विलियम्स की किलाबंदी कर रहे थे, ठीक है, वहां पर जाके ये फोर्ट विलियम्स को कैप्चर कर लेंगे। सिराजुद्दौला बहुत बुरा गुस्सा आएगा, कैप्चर कर लेंगे वहां पर जाके। ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स उस वक्त बहुत बुरी तरह से मार खाएंगे, एकदम से अटैक हुआ है ना। तो एकदम से अटैक हुआ, ब्रिटिशर्स मार खाएंगे और ब्रिटिशर्स भागने लग जाएंगे, फिर वहां से भागेंगे भागेंगे भागेंगे। और यहाँ पर एक नदी बैठती है, हुगली नदी। हुगली नदी पे एक आइलैंड है, फुल्टा आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल्टा। फुल्टा आइलैंड पे आकर यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएंगे ब्रिटिशर्स। तो बहुत बुरी मार पड़ी, बोले तेरे कहाँ लगी, तेरे कहाँ लगी, या फिर इस तरह से फुल्टा आइलैंड पे यहाँ पर ये आएगा पीछे पीछे भागता भागता भागता, फिर नदी क्रॉस करके फुल्टा आइलैंड के आसपास यहाँ पे रहेंगे, बोले ठीक है अब निकल गए, और वापस से किंग जो होगा कलकत्ता में चला जाएगा। सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को मारा फोर्ट विलियम्स के अंदर, फोर्ट विलियम्स को कैप्चर कर लिया, ठीक है, और इनको भगा दिया, और ये फुल्टा आइलैंड पे जाके इकट्ठे हो गए। ये पीछे भागा था इनके सिराजुद्दौला, बट ज्यादा दूर तक नहीं भागे, बोले अब तो ये भाग गए, बोले इतना ही इनके अंदर फॉरेनर्स के अंदर इतना ही दम होता, अब ये भाग गए। और यही सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिराजुद्दौला को लगा कि मेरे को तो, मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, ऐसे बस पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। और ये यहां पर बैठकर ये एक तरह से क्या करने लगे, ये एक तरह से फोन घुमा देंगे। कहां पे फोन घुमा देंगे? मद्रास की यूनिट को फोन घुमा देंगे। और मद्रास की यूनिट में एक बहुत ही एफिशिएंट कमांडर ऑफिसर था उस वक्त, और द नेम वाज रॉबर्ट क्लाइव। नाम तो सुना ही होगा, और रॉबर्ट क्लाइव का नाम, अभी पूरी कहानी अब आपको बताएंगे पूरी इसकी, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ऐसा हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव यहां से मद्रास से अपनी बहुत एफिशिएंट फोर्स लेकर फुल्टा आइलैंड की तरफ पहुंचता है, ठीक है। और फुल्टा आइलैंड की तरफ पहुंचेगा तो यहां पर वापस से अटैक करता है कलकत्ता के ऊपर, और कलकत्ता के ऊपर इतना एक तरह से डिसिप्लिन्ड मैनर के अंदर अटैक करा गया कि नवाब वहां से भाग जाएगा। नवाब मतलब सुराजुद्दौला, और सुराजुद्दौला वहां पर हार जाएगा, अपन ऐसे कह सकते हैं। और वो वापस से रिकैप्चर कर लेंगे अपने सेंट विलियम फोर्ट को, और रिकैप्चर करने के बाद, सेंट विलियम फोर्ट को रिकैप्चर करने के बाद सुराजुद्दौला को बुलाएंगे वापस कि भाई कहां गई तेरी नवाबी, राइट। यहां तक आप समझ गए, यहां तक अपन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन्होंने बोला फोर्टिफिकेशन हटाना होगा, इन्होंने कहा नहीं हटा रहे, नहीं हटा रहे, तो 1756 के अंदर सिराजुद्दौला अटैक एंड कैप्चर फोर्ट विलियम्स, जून 1756। कंपनी भाग छुट्टी उधर से एंड टुक शेल्टर इन द फुल्टा आइलैंड इन द हुगली रिवर। सिराज थॉट ही हैड वॉन, बट ही हैड जस्ट वॉन ए बैटल, नॉट द वार। अभी जो आगे आने वाला है फिर वो उसके साथ दिक्कत। अगर ये क्या करते हैं, यहाँ फुल्टा आइलैंड पे भी जाके सबको मार देते, तो हो सकता था कि यहाँ तक इनका जो सुप्रेमेसी था, ब्रिटिशर्स का जो सोचना था कि बंगाल को हम कैप्चर कर लेंगे, उसके प्रति वो एक तरह से नेगेटिव हो जाता। पर ये थोड़ा सा भागे, राइट, उनके पीछे भागे, इनको खुशी हो गई, अरे भाई ये तो भाग गए। पर ब्रिटिशर भागे नहीं थे, फुल्टा आइलैंड पे छुपके बैठे थे, और मद्रास उन्होंने फोन कर दिया था, मद्रास से पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आ गई। अगर इनको मार ही देते तो कहाँ मद्रास से फोन करते, कहाँ कुछ होता। होता, बट इतना ऐसा भी हो सकता था, भाई देखो होने को तो हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, ये हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो वो हाइपोथेटिकल है। हो सकता था कि मद्रास वाले समझते रहे वहां पे बंगा, फिर वापस रॉबर्ट क्लाइव वहां पर चला जाता, ठीक है ना, ऐसा हो सकता, कुछ भी हो सकता था। बट ये है कि एक बार उनको पूरा बैटल तो लड़ना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि हम बैटल जीत गए, पर बैटल जीत गए थे वो, ठीक है, हेड जस्ट वॉन द बैटल, पर वार, युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां तक अपन इसके अंदर समझ गए। अब इसके बाद कुछ होता है, उससे पहले आप समझिए कि आपने सुना होगा आज के जमाने में फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वार। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर मान लो आप सिराजुद्दौला पे अटैक करते हैं, ब्रिटिशर सिराजुद्दौला पे अटैक करते हैं,
ठीक है, तो एक सॉलिड रीजन उनको चाहिए होगा। अगर मान लो रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में था, रॉबर्ट क्लाइव ऐसा सोच के बैठा थे कि अगर हम इनके ऊपर अटैक करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि हम अटैकर्स नहीं है, वी आर द ट्रेडर्स ओनली। और हमें जो ब्रिटेन के अंदर भेजा गया है ब्रिटेन की तरफ से, वो इसलिए भेजा गया है कि भाई तुम ट्रेड करो। गलती हमारी, हम फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। तो जब इधर पता चलेगा ब्रिटेन के लोगों को कि फोर्टिफिकेशन कर रहे थे तुम और तुमको इसलिए नवाब ने मारकर भगाया, तो अच्छा ही किया फिर तुम्हारे साथ, ऐसे ही एक फीलिंग आ जाएगी ब्रिटिशर्स के अंदर। और ब्रिटिशर्स के अंदर आ गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी यही फीलिंग आ जाएगी, और हमारा हो सकता है लेने के देने पड़ जाए कि तुम्हें क्या जरूरत थी फोर्टिफिकेशन करने की, ऐसा। तो इन ऑर्डर, अब ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ऐसा बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा मानना है हिस्टोरियंस का, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं और मेजोरिटी हिस्टोरियन यही मानते हैं। अभी हम जो इंसिडेंट की बात करने वाले हैं, दैट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होता क्या है यहां पर ही समझो कि रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग, कई बोलते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज है, ये हुआ नहीं था एक्चुअल में, और रॉबर्ट क्लाइव ने ये जानबूझकर करवाया था, फेक न्यूज की तरह इसको फैलाया गया। ब्लैक होल ट्रेजेडी इंसिडेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, जिसमें एक खिड़की है, वो भी बंद। और इसके अंदर छोटा सा कमरा मतलब जैसे अभी जिस कमरे में आप होंगे, ठीक है, आपका जैसा एक मतलब बेडरूम की तरह समझ लीजिए, इतना कमरा है। इसके अंदर सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को इसके अंदर बंदी बनाकर रख दिया, 146 एग्जैक्टली, एक कमरे के अंदर 146 लोगों को। और यहां पर खिड़की थी, खिड़की भी बंद कर दी, और एक रात तक उनको इस कमरे में रहा। इनमें से मेजोरिटी लोग जो होंगे 123 पीपल डाइड सफोकेटिंग, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही एक दूसरे के ऊपर। अब आप एक बात समझो कि एक कमरे के अंदर 146 लोगों को डालना और बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, तो लोग ऐसे मर, मतलब एक तरह से तड़प तड़प के वहां पे मर गए। कुछ लोग जो थे उनको रास्ता वो बच गए और वो खिड़की में से कूद के भाग गए, और ये लोग बता रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, ये सुनने में ही काल्पनिक लगता है। एक बेडरूम जितना साइज, इनसे पूछा गया कितना कमरा है, तो छोटा सा इन्होंने कमरा बताया, उसमें 146 लोगों का आना ही बड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है? 146 लोगों को आना ही बड़ा मुश्किल है उस कमरे में, कैसे भी आप ऊपर नीचे भी डाल दोगे तो भी नहीं आ पाएंगे। 146 लोग कितने होते हैं, 150 लोग इकट्ठे हो जाएंगे जगह, तो एक कमरे में थोड़ा ना आ जाएंगे। प्लस फिर इनमें से कुछ लोग भाग गए, बाकी क्यों नहीं भागे, इतने से ही क्यों भागे, राइट। मेजोरिटी लोग मर गए। जब दो खिड़कियां थी तो खिड़कियां खोल लेते, इन्होंने बंद कर दी, तोड़ देते, राइट। खैर, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ क्या, ये न्यूज उड़ती 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 ब्रिटेन में पहुंची, और ब्रिटेन में सोचा यार ये कितने खराब लोग हैं, हम तो वहां पे ट्रेड करने जा रहे हैं सिर्फ, और ट्रेड करने जा रहे हैं और वहां पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, कैसा नवाब होगा ये सिराजुद्दौला, कितना क्रूअल और निर्दयी होगा, कैसे हमारे लोग सफोकेटिंग करते करते मर गए होंगे, हाय राम। और एक ऐसी यहां पर न्यूज फैल गई, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम से, कि भाई जो नवाब है ना वो बड़ा ही क्रूअल है, उसको तो मारना ही चाहिए। उसने तो बहुत बड़ा एक तरह से यहाँ पे कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा उसके ऊपर इल्जाम लगेगा इस तरह से। और जो नैरेटिव, एक नैरेटिव चेंज करने की बात है भाई, देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब नवाब जो है इसको तो पनिशमेंट देना ही चाहिए, कितना खराब आदमी, यूरोप सारा एक साथ हो जाएगा। जैसे जैसे न्यूज फैलती रहेगी नवाब के अगेंस्ट में सब लोग होते रहेंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव सोचेगा भाई ये सही टाइम, अब कम से कम हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा हमसे कि अटैक क्यों करा था। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये देखो, ब्लैक होल ट्रेजेडी, 146 पीपल वर कंपेल्ड टू सरेंडर, दीज पीपल वर स्टफ्ड फॉर ए नाइट इन ए रूम ऑफ 18 स्क्वायर फीट, बहुत छोटा रूम, बेडरूम से, विद ओनली टू विंडोज, एंड 123 पीपल इंक्लूडिंग नेटिव्स गॉट सफोकेटेड टू द डेथ। This is called the black hole of Calcutta, which is still doubtful on the accounts of the number of the perished. इतने लोग वहां पर एक कमरे में आ ही नहीं सकते, 18 स्क्वायर फीट के कमरे में कैसे डाल दो आप। तो साइंटिफिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए अभी भी स्टिल डाउटफुल है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो चीज करा गया एक तरह से नरेटिव बदलने की अप्रोच थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? तो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। 69th क्वेश्चन करें।
देखो कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा जरूरी नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर। सर ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली मेंशन है ना ब्लैक होल इंसिडेंट की हुआ था। और उसमें ये भी लिखा एनसीईआरटी है ने कि क्लैरिफाई डाउटफुल है। एनसीईआरटी ने डाउटफुल क्लैरिफाई नहीं किया मेरे हिसाब से शायद। नहीं नहीं, डाउटफुल ही है पूरे, आप देखो सारी हिस्ट्री इसकी बुक के अंदर ये डाउटफुल है कि इसके अंदर हुआ है नहीं हुआ है, ये कंट्रोवर्शियल है। इवन बिपिन चंद्रा के अंदर, सतीश चंद्र के अंदर, सबके अंदर इस तरह से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ ये तो मैंने नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो भी उसके अंदर यही लिखा होगा, है ना, मैं आपको देखकर बता दूंगा। और जी सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, तो हम कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें इस तरह से करें। क्वेश्चन 70 करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, परमान और दस्तक पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बोथ फरमान दस्तक वर इशूड बाय द कलकत्ता काउंसिल, दैट इज नॉट राइट। ओनली दस्तक फरमान वर इशूड बाय द मुगल एम्परर, और उस टाइम पर जो फरमान एस्टेब्लिश, फरमान मतलब एक रॉयल ऑर्डर है, ऐसा नहीं फरमान इज रिलेटेड टू दिस ओनली। नहीं, फरमान मतलब जो भी फरमान इशू होगा वो एक रॉयल ऑर्डर है, वो कुछ भी हो सकता है। चलो, अब फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, सिराजुद्दौला डिड नॉट परस्यू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अप टू फुल्टा, है ना, फुल्टा आइलैंड तक नहीं करे उन्होंने। आफ्टर कैप्चरिंग कलकत्ता इन 1756, सिराजुद्दौला डिड नॉट फॉलो द इंग्लिश who had taken refuge at Fulta. This strategic restraint allowed the company valuable time to regroup, seek reinforcement and plan retaliation. ठीक है, कहा फोन करा? मद्रास के अंदर। कंपनी received help from Madras under the Robert Clive. The East India Company obtained military and the naval assistance from the Madras, led by the Robert Clive with the naval support by the Admiral Watson. ठीक है, this reinforcement was crucial in enabling the company to recapture Calcutta and re-establish its position in the Bengal. क्योंकि ये ट्रेंड यूरोपियन ट्रुप्स थी, नेवल सपोर्ट फ्रॉम द इंग्लिश फ्लीट, और नेवी के अंदर दे आर वेरी सुप्रीम। नेवी के अंदर बंगाल की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि इनकी नेवी स्ट्रांग थी। बंगाल मिलिट्री वाइज बंगाल वाज गुड, उनके पास बहुत सारे सैनिक थे, और सैनिक उनके पास ज्यादा थे एज कंपेयर टू द व्हाट बैटल ऑफ प्लासी में भी देखेंगे, पर बैटल ऑफ प्लासी तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, राइट, अभी हम देखेंगे। बेटर डिसिप्लिन और आर्टिलरी, द इंग्लिश रिकैप्चर्ड कलकत्ता एंड थ्रेटन नवाबी अथॉरिटी। अब जैसे ही नवाब को ये पता चलेगा कलकत्ता हार गया, तब नवाब की भी थोड़ी नवाबी घटेगी, है ना, और ब्रिटिशर्स इस नवाब को बुलाएंगे, बोले हाँ भाई अब कैसा है, ठीक है सर, सिराजुद्दौला देख ले, उधर किसी ने हमको मना नहीं करा, तेरे को बहुत बुरा मारा, ब्लैक होल ट्रेजेडी इस तरह नाम बदनाम कर दिया, बता। अब ये बोलेगा भाई अब मैं क्या बताऊं, तुम बताओ क्या करना है। बोले यार देख, हमको ऐसे कोई तेरे से लड़ाई नहीं करनी है ना, वी डू नॉट वांट, कि तूने फोर्टिफिकेशन के लिए मना करा था इसलिए हम ऐसे कर रहे थे। जस्ट गिव मी मिनट, वन कॉल इज कमिंग। ठीक है, सब स्टोरी की तरह इसको दिमाग में रखो, है ना। है ना। तो क्या हुआ फिर, इस तरह की चीज हुई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? अभी किसी को डाउट है तो बताओ। सब समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, नवाब की क्या प्रॉब्लम थी ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। नवाब की प्रॉब्लम थी, उसने उसको मना करा, फोर्टिफिकेशन मत करवाई,
तो उसने कहा कि मैं तो करूंगा, और फिर नवाब ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करा, बुरी तरह से मारा, वो फुल्टा आइलैंड पे जाके इकट्ठे हो गए। फुल्टा आइलैंड पे इकट्ठे होकर रॉबर्ट क्लाइव को फोन कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव अपनी मिलिट्री वाटसन वाटसन को लेकर आ गया, खुद आ गया, और इन्होंने बुरी तरह से फिर वापस से कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया। कलकत्ता को रिकैप्चर कर लिया, तो अब वो इससे बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला से, राइट। और दिस इज नोन एज, आपने इस ट्रीटी के बारे में नहीं सुना होगा, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। कल को आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों पढ़ाते नहीं है, पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ा रखा है, राइट। बच्चों को पढ़ाते नहीं है टीचर्स। 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ अलीनगर में कहते हैं कि भाई देख सिराजुद्दौला, तेरे से हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर्सनल अपनी कुछ नहीं है, फोर्टिफिकेशन कर लेंगे बस तू। ये फोर्टिफिकेशन, हम तेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे, बस तू फोर्टिफिकेशन हमको कर ले। अब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव का शार्प माइंड चल रहा है। एक तरह वो क्या कर रहा है, सिराजुद्दौला से हेड ऑन नहीं होना चाहता अभी। क्यों? क्योंकि अभी हेड ऑन होगा तो सिराजुद्दौला इज पावरफुल इनफ कि वो उसको मार सकता है। ठीक है, कलकत्ता में एकदम से अचानक से अटैक हुआ, अचानक से मार पड़ी, तो वो हार गया। बट सिराजुद्दौला इज नॉट सो मच वीक कि इसको बुरी तरह से हम मार ही दे। रॉबर्ट क्लाइव नीड टाइम, रॉबर्ट क्लाइव को टाइम चाहिए साहब। और उसको पता है इसके पास आर्मी बहुत बड़ी है भाई, सिराजुद्दौला के पास आर्मी इतनी बड़ी है, प्लस इसका फाइनेंस इतना सारा है, तो इससे लड़ने के लिए मुझे कुछ साम दाम दंड और भेद, और उसमें भी भेद जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रॉबर्ट क्लाइव्स माइंड, कि किसी तरह से इसके आर्मी के कमांडर्स को अपनी तरफ कर लूं, किसी तरह से फाइनेंस देने वाले को अपने पास कर लूं, और किसी तरह से ये बेचारा अकेला रह जाए। ये इसके दिमाग में चल रहा है, बट ये सब करने के लिए ही नीड टाइम, उसको समय की जरूरत है। यश, तुषार। हाँ सर, जब क्लाइव ने आर्मी बुलाई, मतलब क्लाइव आया मद्रास में और फुल्टा आइलैंड पे सारे जाने के बाद, तो सिर्फ नॉर्मल अटैक था वो बंगाल कलकत्ता पे? नॉर्मल अटैक मतलब? वो वॉर नहीं थी कोई नाम जैसे नहीं आपने? उसका, बैटल ऑफ प्लासी ऐसा कुछ नाम, बैटल ऑफ प्लासी इज डिफरेंट। वो एक अटैक ही है बस, उसका कोई नाम नहीं है हिस्ट्री की और किताब में। सिराजुद्दौला ने कोई रेजिस्टेंस भी नहीं की उस पर? रेजिस्टेंस करा पर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जो नेवी थी बड़ी स्ट्रांग थी, है ना, और एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं था। सिराजुद्दौला को लगा वो भाग गए, राइट, इस तरह से। ओके ओके। ना, अचानक मार पड़ी थी, ऐसा हुआ। तो अब ये क्या कर रहा है, कहाँ के, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, है ना, अब देखो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है ऐसा, अब दिमाग में एक पैटर्न बन रहा था, है ना। अब क्वेश्चन पूछोगे ना तो हाँ, मैं बोलूंगा तब फिर अपन पूछेंगे ना। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव इस भाई ने क्या करा, इसके साथ सिराजुद्दौला से कहा कि देख भाई, अपन को कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, मेरे को फोर्टिफिकेशन कर लेने दे, मेरी बातें तू मान ले, तू आराम से रहे, नवाब बन के रह, कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी कोई पावरफुल कम नहीं है। अभी हमने तेरे को बताया है कलकत्ता में, तेरे को पीट के बताया है। तो अपन एक काम करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, हम एक तरह से एक ट्रीटी कर लेते हैं, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अलीनगर। और इसके साथ साथ रॉबर्ट क्लाइव को यह भी पता है कि सिराजुद्दौला को हटाए बिना ब्रिटिश सुप्रीमेसी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो इसको तो हटाना ही है, बट इसके पीछे बहुत बड़ी आर्मी और बहुत बड़े फाइनेंस है। ऐसा कुछ हो कि मैं इसकी आर्मी के अंदर भेद कर दूं और फाइनेंस वाले को अपनी साइड कर लूं ना, तो काम बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ हो कि इसके कमांडर कमांडर को बोलूं, मीर जाफर को, कि भाई इसको किसी तरह से बात में फंसा के अपनी साइड कर लूं, तो जब इसकी आर्मी नहीं होगी इसके साथ कहां से जीतेगा। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बैटल, बड़े बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, क्या रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में चल रहा है ना, वो अपन को समझ में आना चाहिए। बट साइमल्टेनियसली ही नीड टाइम फॉर दिस, कि भाई इसके फाइनेंस जगत सेठ से बात करनी पड़ेगी, इससे बात करनी पड़ेगी, इसके जो भी, और सिराजुद्दौला के बहुत सारे दुश्मन। ठीक है, अभी बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर ये करते तो है, पर दिमाग में रॉबर्ट क्लाइव के कुछ और चल रहा है, जो सिराजुद्दौला पढ़ नहीं पा रहा है। ये बोल रहा है अभी ट्रीटी करके मेरे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है, इस टाइम तक मैं फोर्टिफिकेशन और ये सब चीजें करता रहूंगा, और पैरेलली आई विल डू व्हाट, आई विल जस्ट ब्रेक हिज होल आर्मी, ठीक है, ब्रेक हिज होल फाइनेंस, एंड ही विल बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो डुअल स्ट्रेटेजी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अडॉप्टेड ए टू ट्रैक स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ही बिगेन सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज विद डिसअफेक्टेड और नोबल्स ऑफ द बंगाल, जो परेशान थे, मतलब जो एक तरह से खुश नहीं थे, मीर जाफर, राय दुर्लभ जी, जगत सेठ एंड अदर, टू ओवरथ्रो सिराजुद्दौला। अब इसको, इनके बारे में हम करेंगे, इन गद्दारों के बारे में बात करेंगे। और सेकंड, ही एंटर्ड इनटू द फॉर्मल ट्रीटी विद सिराजुद्दौला नोन एज ट्रीटी ऑफ अलीनगर। हाँ, ये कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी सारी बातें मनवा ली।
ब्रिटिशर्स ने बोला जो जो उन्होंने मान लिया, ठीक है। दिस ट्रीटी फॉर्मली रिस्टोर्ड कंपनीज प्रिविलेज इन द बंगाल, कंफर्म्ड अर्लियर ट्रेडिंग राइट्स एंड रिकॉग्नाइज इंग्लिश पोजीशन ऑफ द कलकत्ता। इस तरह से उन्होंने बात करी। और हिस्टोरिकल ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ एलियन का प्रोवाइड क्लाइव लीगल कवर एंड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्लासी, राइट। उसको पता है कि मेरे को एक बैटल करना है, सिराजुद्दौला को तो हटाना पड़ेगा, और सिराजुद्दौला इज वेरी मच अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, पर इसको अभी शांत करने के लिए ट्रीटी कर लेता हूं जिसको इसको लगेगा ना कि हाँ ठीक है सब सही चल रहा है। और सिराजुद्दौला के भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार मैं अभी इनसे लड़ नहीं सकता, मेरे को भी टाइम चाहिए, आई ऑल्सो नीड टाइम, दे ऑल्सो नीड टाइम। पर इनको जो समय चाहिए वो इनकी आर्मी को तोड़ने के लिए चाहिए, मीर जाफर को अपनी साइड के लिए चाहिए, साइड कर। ये सोचता है कि मैं अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करके फिर लड़ूंगा, ये ऐसे सोच रहे हैं इनकी आर्मी को ही तोड़ देंगे, इसके फाइनेंसेस को हम खत्म कर देंगे, है ना। और इसकी जो अंटी वंटी है घसेटी बेगम और ये सब, ठीक है, उन सबको अपनी साइड कर देंगे जो कि इसके अंटाई है, और उसके सारे राइवलरीज जो है उसको अपनी साइड कर लेंगे। साथ साथ इससे ट्रीटी करेंगे, इसको लगेगा भैया ये कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग चलता है। ब्रिटिशर्स का दिमाग कितना तगड़ा है भाई, अभी तक हमको रूल कर रहे हैं। आप बोलोगे सर हमको अभी तक रूल क्या कर रहे हैं, भैया सब कुछ हो तो वही रहा है जो भी वेस्ट चाह रहा है। और वेस्ट में तुमको लगता होगा अमेरिका या फिर आपको लगता होगा चाइना हमारा बड़ा दुश्मन है, पर ब्रिटेन भी उतना ही बड़ा दुश्मन है, दिखता नहीं है, ठीक है। ये हमारे खिलाफ अभी भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, वो किसके कारण हो रही है, ब्रिटिशर्स के। श्रीलंका के अंदर जो टसल चलता है, लिटे वार और ये सब चीजें, और किसके कारण हो, ब्रिटिशर्स के कारण। ये सब पढ़ेंगे अपन, इंटरनेशनल रिलेशन तो बड़े मजेदार है कि सारी लड़ाइयां जो है ना, आप अरब से लेकर अरब से लेकर आप अफ्रीका से लेकर कहीं भी देख लो, कोई भी लड़ाई जो है ना उसमें ब्रिटिशर्स की कोई ना कोई नीति रही है, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि वो सब पहले कॉलोनी हुआ करती थी। अब भाई पार्टीशन किसने करा, ब्रिटिशर्स ने तो करा। और कुछ इस तरह से करा कि आज तक हम लड़ रहे हैं। खैर उसके बारे में पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जहां जहां इन्होंने कॉलोनी बना के रखी ना, इन्होंने कभी भी अपनी कॉलोनी को छोड़ते हुए उनको पूरा सुख सुख चैन से नहीं छोड़ा, उनको हमेशा लड़ा के गए, हर जगह देख लो लड़ाई करके गए, ठीक है। वो चीजें हम पढ़ेंगे, वो इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है, प्लस मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखो रिस्टोरेशन ऑफ इंग्लिश प्रिविलेजेस, जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था मुगल फरमान, उसको वापस से रिस्टोर करा जाए। रिकॉग्निशन ऑफ इंग्लिश कंट्रोल ओवर द कलकत्ता, ठीक है, सिराजू द्वारा रिकॉग्नाइज इंग्लिश पोजीशन ऑफ कलकत्ता, परमिटेड रीबिल्डिंग एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी सबसे मेजर। कंपनसेशन फॉर द लॉसेस, नवाब ने इवन कंपनसेशन भी करा, कंपनसेट कंपनी फॉर द लॉसेस सफर ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ कलकत्ता। एक्सपल्शन ऑफ द फ्रांस, प्लस इन्होंने ये बोला कि फ्रांस जो है ना उसको भी हम यहाँ पर नहीं करने देंगे, फ्रांस को पूरे बंगाल से भगा देंगे। तो इससे एक डायरेक्टली सोवरेंटी बन जाती है किसकी, ब्रिटेन की। अब यहाँ पर एक चीज ये भी समझ लो, सिराजुद्दौला के दिमाग में ये भी चलता था बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ब्रिटेन और फ्रांस मिलके मेरे को नहीं मार दे, है ना, दोनों हाथ मिला ले और मेरे को मार दे, राइट। तो ये वाला पॉइंट जो था ये सिराजुद्दौला के लिए भी अच्छा था कि फ्रांस को हम आने नहीं देंगे इसके अंदर, तो ब्रिटेन बिकम ओनली पावर इन द व्हाट, इन द बंगाल, और ब्रिटेन को तो हमारा ही देंगे आगे चलकर, ऐसा सिराजुद्दौला सोचता था, राइट। अब ये सब कुछ हिस्ट्री की किताबों के अंदर मेंशन्ड है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ हिस्ट्री के एनसीईआरटी के अंदर, बिपिन चंद्रा के अंदर, राइट, सतीश चंद्रा, ये जो मेन इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन्ड है। तो दैट इज आल्सो मतलब आल्सो ए प्रूवन फैक्ट। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज ए फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज फॉर द सिराजुद्दौला। और यहाँ पे आप देखो ड्यूअल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे फर्स्ट ही बिगेन सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज टू ओवरथ्रो, सेकंड ही एंटर इनटू फॉर्मल ट्रीटी विद द सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज किस तरह से वो करती है, कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व थे और उन पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अपन इसके अंदर ये करो क्वेश्चन। और अभी जिस बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उनको 2 दिन का टाइम और देना है, रिवाइज करके दो पर टेस्ट पूरा, है ना, बिना रिवीजन के मत दो। और देखो बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन होने के, मैं ऐसे किसी बैच में नहीं बोला हूँ, और किसी बैच में हमने इतनी मेहनत नहीं करी, राइट। बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं, इसको मत छोड़ो प्लीज, रिवाइज करो, पढ़ो, कुछ भी करो, मतलब आपको इतना अच्छा चांस फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं होगा, होगा, आज नहीं तो कल होगा, आपको निरंतर प्रयत्न करने होंगे, बट ये बहुत अच्छा टाइम है, पूरे सब लोग आपके साथ है, फैमिली आपके साथ है। अगले साल हो सकता है फैमिली भी बोर हो जाए, यार क्या पढ़ता ही रहेगा क्या,
आगे चल कुछ और जॉब कर ले, नौकरी कर ले, कब तक पाले तेरे को, ठीक है, इस तरह से बोलने लग जाती है फैमिली। आज फैमिली साथ है, कल नहीं हो। आज तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन द फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा हो सकता है समय आगे जाके ना आए, कोई तुमको नहीं बताने वाला ये सब बातें। सबको जो टीचर होगा कोई तुमको नहीं बोलेगा कि भाई ऐसा करना है, नहीं, उनको मतलब नहीं है भाई, आपको पढ़ाया चले। मेरे को इस बैच में से सिलेक्शन निकालना है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई रिवीजन कर लो। मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के निकल लिया। सीरियसली मुझे सिलेक्शन चाहिए। मेरे बच्चे प्रीलिम्स सेलेक्ट करेंगे तभी मेंस में पहुंचेंगे, तभी एक तरह से आप लोग बनोगे, सिलेक्शन होगा आपका तभी बनोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे। हमारा भी मान बढ़ता है, हमारा भी बहुत इच्छा होता है कि हमारा बच्चा यहाँ पर पोस्टेड है, ये बताने में हमको भी बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो आप लोग करें प्लीज, है ना, मेहनत करें प्लीज। मेरी कोई भी मदद हो, जैसे कल तुषार ने बोला सर मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही, मैं आई स्टार्टेड क्रिएटिंग शॉर्ट नोट्स फॉर हिम, राइट। पर मेरी तबीयत थोड़ा फीवर वीवर ज्यादा हो गया तो इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैं पूरा करके उसको दूंगा। मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए राजी हूँ, आप लोग प्लीज करो। हर दिन मैं बोलता हूँ प्लीज, हमें करना ही पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि भाई हाँ सर ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया और हम सेलेक्ट हुए, ठीक है, हमने बहुत मेहनत करी और हम सेलेक्ट हुए। हमने देखो इतने क्वेश्चंस कर लिए, किसी ने नहीं करे अभी तक के, अभी जितने क्वेश्चन तुमने कर लिए 3,000 तो क्रॉस कर गए होंगे ज्योग्राफी को मिलाकर और ये वाले पॉलिटी और वीकली टेस्ट को मिलाकर, ठीक है। तो 3,000 तो कोई करेगा भी नहीं। आप देखो अगर मान लो 4-5 लाख बच्चे बैठते हैं तो उनमें से मुश्किल से 100 या 200 बच्चे ऐसे होंगे जो 3,000 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। 3,000 मतलब 30 टेस्ट सीरीज। आप सोच कर देखो, 30 टेस्ट सीरीज, 3,000 क्वेश्चन का मतलब ये होता है। तो तुम दिसंबर के महीने के खत्म होते होते तुम उनसे बहुत आगे आ जाओगे। पर फिर भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चांस मत खो देना, इसको अपन को छीन के लेकर आना है भगवान से। भगवान ने अगर मान लो हमारी किस्मत पे अभी नहीं लिखा हुआ, राइट, कि नहीं नहीं तुमको तो 2 साल और है, तो भगवान भी झुक जाए कि नहीं नहीं यार बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इसका टीचर इतना मेहनत कर रहा है, सब इतने मेहनत कर रहे हैं, मेरे को देना ही पड़ेगा। कर्मा थ्योरी वायलेट हो जाएगी नहीं तो। इतनी मेहनत कर देनी है। भगवान ने अगर अपनी किस्मत में नहीं लिखा हो तो उससे छीन के लेकर आना है मैं। और ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भैया किस्मत पलट देनी है इस बार। नहीं करोगे तो बहुत, मतलब आपके साथ तो गलत होगा, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए कर लो प्लीज, ठीक है, अपने टीचर के लिए कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एक बार इसका क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी स्टेट प्रिविलेजेस अंडर द फरमान 17/17, दैट इज करेक्ट। परमिशन टू द इंग्लिश टू फोर्टिफाई कलकत्ता, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिलेंगे इनको। और कंपनसेशन ऑफ कंपनी फॉर द लॉसेस एट कलकत्ता, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और देन आई विल बी देयर। हाँ तुषार, कुछ पूछना है आपको? ये सर जो ने लास्ट पॉइंट बताया था कि सिराजुद्दौला ने सोचा कि फ्रेंच को तो मैं देख लूंगा, बट फ्रेंच तो तब थे ना, बंगाल में चंद्रनगौर में फ्रेंच भी थे। हम्म। तो बट क्या पॉइंट ट्रीटी के समझ नहीं आया सर। ट्रीटी के देखो, फ्रांस और ब्रिटिश का अगर कोलिशन हो जाता ना, तो दैट वाज वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर सिराजुद्दौला। फिर वो सपने में भी उनको नहीं हरा पाता। तुषार, इज दिस क्लियर? कोलिशन हो जाता हो सर। जाता पॉइंट फ्यूचर के अंदर। क्लियर, क्लियर पॉइंट क्या है सर, ये थोड़ा बताइएगा। क्या? ये पॉइंट पूरा क्लियर में क्या था, मतलब सोच रहा था हाँ कि हो जाता। हाँ, उसके अंदर ये दिमाग में था कि फ्रांस और ब्रिटेन का कोलिशन नहीं होना है। देखो,
बंगाल के अंदर दो पावर थी, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस, दे आर राइवलरीज, राइट। बट ऐसा भी हो सकता था ना कि नवाब जब तक खुश है उन दोनों से, जब तक कि वो आपस में लड़ते रहे, पर नवाब के दिमाग में ये भी होगा अगर ये दोनों यूरोपियन पावर्स अगर मिल जाए और पहले मेरे को हटा दें, राइट, फिर ये अपने आप में डिसाइड कर ले। ऐसा हो सकता है ना, दो दुश्मन मिलकर उसको दोस्त बनकर उसको हरा दे, राइट। तो बंगाल के दिमाग के अंदर, सिराजुद्दौला के दिमाग में ये है कि अगर ये दोनों का कॉलिशन हो जाता है, हाइपोथेटिकल सोच रहा है वो उस वक्त, तो देयर विल बी ए बिग प्रॉब्लम फॉर मी, फिर तो मैं इन दोनों को मिलकर तो नहीं हरा सकता, ये दोनों मिलकर लड़े थे। तो जब वो बोलता है कि ब्रिटेन इस तरह से बोलता है कि फ्रांस को यहाँ पर नहीं लाना है अपन को, ठीक है, फ्रांस को हमको इस तरह से नहीं लेकर आना है बंगाल के अंदर, और बंगाल से फ्रांस को भागना होगा, हटाना होगा, तो इसके ऊपर एग्री कर जाता है। ये पॉइंट है तुषार। ओके 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 समझ गया। ठीक है, अब ये वाला अपन करते हैं। ट्रीटी ऑफ अलीनगर सिग्निफिकेंटली वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ सिराजुद्दौला, यस, नो डाउट, उसकी शर्तों पे तो हुआ नहीं। इट अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू फोर्टिफाई कलकत्ता एंड मेंटेन, ठीक है। अब ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगी इस ट्रीटी के बारे में। फिर ये देखो, बैटल ऑफ प्लासी की बात तो नहीं हुई थी, पहले हो गई थी, राइट। बैटल ऑफ प्लासी तो अभी होना है। ट्रीटी वाज साइंड एट द प्लेस नियर द कलकत्ता, यस, कलकत्ता में एक गांव है दैट इज नोन एज अलीनगर, ठीक है। तो उसके अंदर हुआ, तो सेकंड विल बी करेक्ट, ओनली टू, राइट। चलो, अब दूसरा प्लान, उसका प्लान नंबर 1, ट्रीटी ऑफ अलीनगर से एक तरह से सिराजुद्दौला को शांत करा दिया, ठीक है। अब दूसरा प्लान ये है कि इसके अंदर भेद करे, ठीक है, इसके जो दोस्त लोग हैं ना उनको अपनी साइड करने। सबसे पहले ये जाते हैं मीर जाफर के पास। मीर जाफर वाज कमांडर इन चीफ, ठीक है, ऑफ बंगाल आर्मी, जिसका बहुत अच्छा रोल प्ले करा था इसने जब कलकत्ता के ऊपर इनके ऊपर अटैक करा था ब्रिटेन का। ये बोलते हैं, इसके मीर जाफर को बुलाते हैं, अरे सर, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी, मीर जाफर जी, सिराजुद्दौला तो बच्चा है, सिराजुद्दौला कहीं से लगता नहीं है नवाब बनने लायक भी। और एक दिन हमने देखा था कि सिराजुद्दौला आप पे बहुत तेज चिल्ला रहा था, हमको लगा भाई बुजुर्ग की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं, तो आप उससे बड़े हो, और असली नवाबी जो है ना आप में झलकती है सर। सिराजुद्दौला बच्चा, ये क्या करेगा, ये तो हाइपर होता रहता है, ये तो हाइपर होके घूमता रहता है। तो मीर जाफर साहब, आपको नवाब होना चाहिए। मीर जाफर बोलेगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरे तो दिमाग पढ़ लिया तुमने भाई, मेरे को भी ऐसा लग रहा था यार, मेरी कोई इज्जत विज्जत नहीं करता ये कल का बच्चा जो है, राइट। तो मीर जाफर बोला कि मेरे को नवाब बनना है, तुम सही बोल रहे हो, मेरे को नवाब भी बनना है। तो उसने बोला, सर एक काम करो, हम इनसे बैटल करने वाले हैं और बहुत बुरा मारेंगे इनको, बस आप हमारे साथ हो जाओ। मीर जाफर बोलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? बोले, वही जो आप चाह रहे हैं, नवाब बना देंगे आपको, फिर इसको हटाकर आपको नवाब बना देंगे मीर जाफर। अब इसको बड़ा अच्छा लगेगा, और वाह, मुझे नवाब बनाया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एग्री हो जाएगा, ये कहेगा ठीक है भाई, अभी मैं, अभी है ना, किसी को बताना मत, अपन ऐसा करेंगे कि भाई कमांडर इन चीफ आर्मी का यही है मीर जाफर, और इसने पूरी आर्मी को बना रखा है। इधर सिराजुद्दौला मीर जाफर को कहता कि भाई देखो, तैयार रहना, ये लोगों पे भरोसा नहीं है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर तो लिए, पर मीर जाफर बोले, सर पूरी तैयारी है, आप डोंट वरी रहो, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। और उधर बोल रहा है मीर जाफर, भाई देख, हो गई मेरी बात उससे, उसको मैंने बेवकूफ बना दिया सिराजुद्दौला को, अब तू मेरे को नवाब बना देना बस। बोले, अरे कोई टेंशन ही नहीं है, अपन इसको हराते हैं सारे। मीर जाफर एक बात बोलेगा इसको, पर एक बात सुन, इसके पास पैसा बहुत है यार, भाई के पास पैसा बहुत है इसके पास, और इसका पैसा है ना, मुर्शिद कुली खान उस वक्त जगत सेठ फैमिली इनको है ना क्या कर गया था, एक तरह से एस्टेब्लिश कर गया था, ये लोग इसको पैसा देते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, हम उससे भी बात कर लेंगे। तो पहला पॉइंट ये समझो, यार गद्दार मतलब कौन कौन गद्दार यहाँ पर निकलेंगे, राइट। उसके अंदर सबसे पहले मीर जाफर, ही बिकेम द फर्स्ट टाइटुलर नवाब ऑफ द बंगाल, पेविंग द वे फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया। पहला नवाब बना बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। तो मीर जाफर का रीजन ऑफ बिट्रेयल क्या था, कि ही एस्पायर टू बिकम द नवाब। सबसे पहले तो उसको नवाब बनना था। द इंग्लिश कंपनी प्रॉमिस्ड हिम द थ्रोन इन द रिटर्न ऑफ नॉन कॉपरेशन ड्यूरिंग द बैटल। पहले तू कॉपरेट मत करे, तू नॉन कॉपरेट कर, किसको, तेरे राजा को। वो बोले, दो आदमी इधर आओ, दो आदमी इधर आओ, और दो आदमी इधर जाओ, दो आदमी इधर जाओ, दो मेरे पीछे आओ, सारे के सारे हमारी आर्मी में चला जाना। बोले कहाँ गए? बोले वो तो ब्रिटिशर की साइड से लड़ रहे, तो हमारी साइड से लड़ भाई। His ambition and resentment at being sidelined by Sirajuddaula made him the central figure of the conspiracy.
रोल ऑफ प्लासी, प्लासी के अंदर क्या रोल हुआ इसका? डिस्पाइट कमांडिंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ नवाब्स आर्मी, मीर जाफर केप्ट हिज ट्रूप इनएक्टिव एंश्योरिंग सिराज मिलिट्री कोलैप्स। ठीक है। उसने कहा हाँ भाई मीर जाफर आजा, बोले साहब मैं नहीं आ रहा, मैं इनकी साइड से लड़ रहा हूं, और आगे पीछे से उसको ही मार देगा। दूसरा जो था ना दैट इज जगत सेठ। अब जगत सेठ के बारे में समझ लो, जगत सेठ इज नॉट एन इंडिविजुअल, है ना, जगत सेठ कोई इंडिविजुअल नहीं है, इट इज है एक तरह से क्या है कि वहां पर एक फैमिली हुआ करती थी, है ना, उनको पूरा बैंकिंग संभाल रही है स्टेट का, स्टेट के बैंक की तरह ये बिहेव कर रही है। ठीक है, दिस फैमिली इज द मारवाड़ी फैमिली, है ना, राजस्थान की मारवाड़ होता है ना, मारवाड़ एरिया है, वहां पे मारवाड़ी बैंकर्स ये थे, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बैंकर्स इकट्ठे होके एक जगत सेठ नाम से इन्होंने एक तरह से क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो यहाँ पर देखो मारवाड़ी बैंकर्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जगत सेठ वाज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल बट द टाइटल ऑफ द मोस्ट पावरफुल मारवाड़ी बैंकिंग हाउस ऑफ द बंगाल, हेडेड ड्यूरिंग ए प्लासी पीरियड बाय द महाराजा फतेहचंद एंड लेटर मेहताब चंद। मेहताब चंद और फतेहचंद जो थे ना उस वक्त ये उसको हेड कर रहे थे। जगत सेठ्स वर बेस्ड ऑन द मुर्शिदाबाद एंड फंक्शन एज ए चीफ बैंकर्स ऑफ द नवाब ऑफ द बंगाल, मुगल ऑफिशियल्स एंड मेजर ट्रेडिंग कंपनीज, राइट। तो मतलब एक ग्रुप था जो कि जिनके पास इन्वेस्टर्स का ग्रुप ऐसे समझ लो, जो इन्वेस्ट करते रहते थे स्टेट को। रीजन ऑफ बिट्रेयल, जगत सेठ was displeased by the Sirajuddaulas independent policy and fear instability that could threaten their financial interest. They supported a ruler who would be dependent on the company and favorable to the mercantile interest. जिसको पैसे से मतलब ट्रेड पॉलिसीज है ना, ये जो ट्रेड फ्लरिश हो रहा है, कॉलोनियल ट्रेड जो चल रहा है, इसमें इनका भी फायदा हो जाए, ऐसा ये कुछ सोचते थे। और सिराजुद्दौला को ये सब पसंद नहीं था। सिराजुद्दौला कहता था कि भाई लिमिटेड ही तुमको क्या करना है, तुमको प्रॉफिट अर्न करना है। अब इनको लगता था यार देखो यूरोपियंस यहाँ पर आ रहे हैं, जगत सेठ को ऐसा लगता था इनके साथ मिलकर तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, है ना। मर्केंटाइल इंटरेस्ट का मतलब समझ रहे, मर्केंटाइल इंटरेस्ट यही है कि जो मर्केंटाइल वर्ड का मतलब ये होता है कि कॉलोनीज फॉर्म हो रही है, कॉलोनीज से जो रॉ मटेरियल्स अर्निंग्स कुछ भी पैसा जो निकल के लेकर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मर्केंटाइल ट्रेड। तो इस मर्केंटाइल ट्रेड के अंदर इनका बड़ा इंटरेस्ट है। बोले यार ब्रिटिशर्स को कोई ऐसा राजा हो जो कि ब्रिटिशर्स का पपेट हो, यूरोपियन पावर का पपेट हो, तो ठीक है, सिराजुद्दौला जैसे अड़ियल आदमी से तो बढ़िया ही है, हम अपना आराम से इंडिपेंडेंट बिजनेस कर पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, दे फाइनेंस द कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिशर्स को पैसा दे देंगे एंड फैसिलिटेट सीक्रेट नेगोशिएशन बिटवीन द इंग्लिश एंड द मीर जाफर। मीर जाफर से बाद भी ये जगत सेठ ठीक कराए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पर इनका ना सबका अंत भी बहुत बुरा हुआ है। मतलब हिस्ट्री हमको ऐसे समझाती है कि आप अगर अपने ही खून से, अपने ही मतलब लोगों से गद्दारी करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जैसे आप देखें मीर जाफर के साथ बहुत बुरा होगा, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। पर इसका अगर हम देखें जगत सेठ, इसकी पूरी फैमिली, ये मेहताब जो थे, है ना, महाराजा मेहताब, राइट, उनकी पूरी फैमिली को मीर कासिम ने मार दिया था। मीर कासिम आगे जाके नवाब बनेंगे बंगाल का, ठीक है। तो यहाँ पर इनका देखो अंत भी देखो, आफ्टर प्लासी जगत सेठ बैंकिंग हाउस कंटिन्यू टू बिल्ड एनॉर्मस इन्फ्लुएंस, हाउएवर ड्यूरिंग द मीर कासिम रेन द देन होल्डर ऑफ द टाइटल जगत सेठ इंक्लूडिंग मेहताब चंद वर एग्जीक्यूटेड, मार्किंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम ऑफ द बैंकिंग फैमिली। पूरी फैमिली को ये पूरा का पूरा जो भी उनके उस वक्त मेन थे जगत सेठ, उन सबको मार देगा मीर कासिम। ऐसा ही बुरा हाल एक और पर्सन का होगा, दैट इज नोन एज अमीर चंद, उसको ओमी चंद भी बोलते हैं, अमीर चंद, और कई किताबों में उनका नाम ओमी चंद भी लिखा हुआ। ठीक है, तो अमीर चंद और ओमी चंद ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि बहुत वेल्दी मर्चेंट है एक तरह से। और मर्चेंट को ब्रिटिशर्स की पॉलिसी अच्छी लग रही है, उनको कोई नेशन वेशन से लेना देना नहीं होता है, इनको प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है। इसने एक तरह से मीडिएटर की, एक तो ये फाइनेंस करा ब्रिटिशर्स को, दूसरा इसने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई, जो भी बंगाल के कॉन्स्पिरेटर्स थे, ठीक है, और जो भी बंगाल के कॉन्स्पिरेटर्स हैं और ब्रिटिशर्स, इनके बीच में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर के पास लेकर जाना, जगत सेठ से बात करवाना, ये एक तरह से मीडिएटर उनका बना। अब सिराजुद्दौला को ये पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, अमीर चंद को क्या बोला उन्होंने बोला कि 5% का हम तुमको बंगाल की ट्रेजरी में हिस्सा दे देंगे, और क्या चाहिए तुमको, 5% हो गए बंगाल की ट्रेजरी में हिस्सा। पागल हो जाएगा खुशी से अमीर चंद, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। बट इसका भी क्या फेट रहेगा, आप यहां पर देखो, अमीर चंद को पता चलेगा, वो जो साइन वाइन करे थे, राइट, उन्होंने कि हम 5% तुमको दे देंगे, वो साइन फेक थे, ठीक है। उसको फेक, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
उन्होंने लिख रखा था 5% की ट्रेजरी तेरे को देंगे। जब मीर जाफर नवाब बन जाएगा उसके बाद वो जाएगा भाई 5% तो मेरा है। बोला अबे कुछ नहीं है तेरा, वो फेक है ये सब, ये तेरे को दिख रहे हैं साइन, ये इसके साइन नहीं है, हाँ, ये सब फेक है। तो वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा आमिर चंद, और लोभी आदमी है, ठीक है, पैसा उसको लग रहा था बहुत आएगा, अब इसके बाद उसको ये पागल हो जाएगा, गेट मेंटल रिटार्ड। तो पहले खुशी से पागल हुआ था, फिर बाद में सच में पागल हो जाएगा, दुख से पागल हो जाएगा। उसको लगा इतना बड़ा धोखा, अरे माय गॉड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओमीचंद आल्सो कॉल्ड द अमीर चंद वाज अ वेल्दी बंगाली मर्चेंट हु एक्टेड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बंगाली कॉन्स्पिरेटर बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी। ओमीचंद played a crucial role as a go-between in negotiations involving Robert Clive, Mir Jafar, Jagat Seth, and other conspirators. In return, he demanded 5% of the Bengal treasury after the Mir Jafar became the Nawab. He tried to get 5% of the treasury from after Mir Jafar became Nawab, but was deceived by the British by a fake treaty. The shock of betrayal reportedly shattered Omichand mentally, और mental retardation उसका हो जाए, राइट। तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाए, है ना, तो अपन इसको कर सकते हैं। फिर एक खादिम खान थे एंड अदर कोर्ट नोबल्स। रीजन फॉर बेट्रेयल सेवरल लेसर नोबल्स वर एलिनेटेड बाय द सिराजुद्दौला अब्रप्ट एंड अथॉरिटेरियन स्टाइल। बोले बच्चा सा आके चिल्लाता ना जब बहुत बड़ा, भाई वो मुर्शिद कुली खान है, वर्दी खान ये बोलते थे तो ठीक लगता था। ये बच्चा सा आके 2 साल का बच्चा चैन 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 करेगा हमारे माथे पे चढ़ कर, तो ये सब इससे खफा थे। और फ्रॉम वेरी बिगनिंग दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द नवाब, राइट। तो थोड़ा इसका इसकी भी गलती थी, राइट। इसके अलावा और भी थे, जैसे मानिक चंद नाम का एक पर्सन है, ठीक है, वॉज ए ऑफिशियल ऑफ द नवाब पोस्टेड एट कलकत्ता, ही एक्टेड एज ए नवाब रिप्रेजेंटेटिव देयर, एंड एक ऑफिशियल है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग कंपनीज एक्टिविटी लाइक रिपोर्टिंग टू द मुर्शिदाबाद। ही लेटर बिकम इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला। घसेटी बेगम इनकी आंट है, आंट मैटरनल आंट मतलब मौसी है। मौसी चाहती थी मेरा बेटा बने, है ना, और घसेटी बेगम जो है उसको उसके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में थी। वॉज द वेल्दी मैटरनल अंट ऑफ द सिराजुद्दौला, शी वॉज विडो ऑफ द नवाब नवाजिश मोहम्मद खान एंड possessed immense wealth and the influence. Hostile to the Sirajuddaulah, she actively supported the conspirator. एक थे राय दुर्लभ, अब इन सब के नाम आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। was a senior court noble and high ranking officials under the Sirajuddaulah. He held important administrative and political influence. इनका क्या दिक्कत था, इनका ये था कि लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस अंडर द सिराजुद्दौला। सबका ये था, एक तो बच्चा आगे चर्चा करता है हमारे माथे पे, और ही वाज अशोर्ड कंटिन्यूड प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन बाय द इंग्लिश आफ्टर द नवाब्स रिमूवल। रोल एट प्लासी, ही विदहेल्ड मिलिट्री सपोर्ट एट क्रूशियल मूवमेंट। क्रूशियल मूवमेंट में नवाब कहता था भाई राय, राय दुर्लभ, तू तो बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है। बोले मैं तो दुर्लभ, मेरा तो नाम ही दुर्लभ था, मेरे तो दर्शन दुर्लभ हो गया, जा ही नहीं रहा, आराम से बैठा है, ठीक है, अपनी सारे सैनिकों को ले। तो भाई ये देखो ब्रिटिशर्स ने बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेटरी करी, कॉन्स्पिरेसी करी। ब्रिटिशर्स की जो मिलिट्री थी दैट इज वेरी मच आउट नंबर्ड एज कंपेयर टू द बंगाल की मिलिट्री। समझ में आ रहा है, बंगाल के पास बहुत बड़ी मिलिट्री थी, बहुत पैसा था, ब्रिटिशर्स के पास कुछ नहीं था। ब्रिटिशर्स के पास कुछ नहीं था, ठन गोपाल थे रिलेटिवली, पर इनके पास था दिमाग। दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है साहब, लड़ने से कुछ नहीं होता, दिमाग है ना अपने पास। जिसके पास दिमाग नहीं है वो लड़ाई करता है। ये दिमाग से इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ अपनी साइड कर लिया। अब सिराजुद्दौला भी सोचा यार इनमें इतनी हिम्मत, मेरे से लड़ रहे हैं, क्या चक्कर है। बाद में पता चला भाई चक्कर तो ये था, चक्कर में तो इन्होंने पहले हमको फंसा रखा है, ठीक है। तो ये अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है, राइट। तो अब बैटल ऑफ प्लासी होता है, और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, ठीक है। और सिराजुद्दौला को मारा जाता है मीरान के थ्रू। मीरान जो होते हैं दैट इज द सन ऑफ मीर जाफर, ठीक है। और जब उनको मार दिया जाता है तो वो बस हार गए। फिर तो बंगाल की आर्मी के अंदर फिर बंगाल की आर्मी हार जाएगी, और मीर जाफर को फिर थ्रोन पे बिठा दिया जाए। खैर अभी कुछ क्वेश्चन कर लो फिर अपन आगे बढ़े।
74th का, बैटल ऑफ प्लासी वाज इफेक्टिवली डिसाइडेड बिफोर मिलिट्री एंगेजमेंट बिगिन। ठीक है, दैट इज करेक्ट। मेजर सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्बैट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इंग्लिश फोर्सेस वर न्यूमेरिकली सुपीरियर टू सिराज आर्मी, नो, नॉट एट ऑल। दिमाग था उनके पास, पैसा कमी है, दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड, फर्स्ट को एक्सप्लेन करना, ओनली सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। 75th, है ना, ये आ सकता है इसके अंदर, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, घसेटी बेगम। ठीक है, ये सब चीजें आ सकती हैं, राइट, राय दुर्लभ। तो उनको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मतलब। चलो, तो बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। और होता तो क्या है, पहले ही हो चुका है बैटल, तो बैटल तो वह पहले ही जीत चुके हैं बेचारे। नवाब को पता ही नहीं है। सिराजुद्दौला किल्ड बाय द मिरान, सन ऑफ जाफर, मीर जाफर। अब बंगाल आर्मी डिफीटेड एंड मीर जाफर बिकम द नेक्स्ट नवाब। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अब अपन और क्वेश्चंस के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसका ए विल बी करेक्ट आंसर, मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस, फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता विदाउट परमिशन, ग्रांटिंग असाइलम टू द कृष्णादास। फोर्थ इज नॉट राइट, है ना। 77th करें। नहीं, ये वाली चीज नहीं है इसमें अभी, ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद में आएगा। राइट, ये क्या होता है, रेजिडेंस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। राइट, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट डी। सेवेंटी एट करो। It involved the imprisonment of the English prisoners in a small room. फिगर ऑफ 123 डेथ्स, ये थोड़ा डाउटफुल था ना, जैसे मैंने आपको बताया। इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय हिस्टोरियंस, नो। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हेन हिस्टोरियन क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी, दैट इज करेक्ट। तो ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। करा होगा, 3-4 आदमियों को करा होगा, 10 आदमियों को करा होगा, इतने सारे नंबर में सफोकेट कर देना, दैट इज मतलब नॉट बिलीवेबल। इजी है ये वाला 79th भी। 79th का करेक्ट आंसर ए ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। 80 क्वेश्चन करो। सॉरी। ठीक है, तो दे अबॉलिश द नवाब ऑफिस इमीडिएटली, दैट इज रॉन्ग। बाकी दोनों सही हैं। और सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन्स फर्स्ट, दे गेन कंट्रोल ओवर द बंगाल्स रेवेन्यूज एंड आफ्टर प्लासिंग इंग्लिश बिकम द रियल पावर इन द, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू और ट्रेड का कंट्रोल आ गया, राइट। 81 करें।
One of the main reason for the defeat of the Nawab was the forces led by Mir Qasim. मीर कासिम कहाँ से आ गया? मीर जाफर होता तो ठीक रहता, राइट? देखो, है ना? तो उस वक्त तो मीर कासिम का नामो निशान नहीं है, मीर जाफर आएगा, तो पहला गलत होगा, और पहला गलत होते ही, और देखो अगर ऊपर से पढ़ोगे ना तो आप सोचोगे हाँ भाई मीर कासिम को कभी मीर जाफर दिख जाते हैं। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ये करो, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग लास्ट गवर्नर बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर? वेरी गुड, मुर्शिद कुली खान है ना। उसके बाद तो फिर नवाबी स्टार्ट हो गए ना वहाँ पे। फिर तो अब हेरिडेटरी रूल तो नहीं चला, ठीक है, जैसे उसने सन इन लॉ को कर दिया, तो अब उसमें मुगल अथॉरिटी का कोई अपॉइंटमेंट का वो नहीं है, फिर वो अपने बेटे को करने लग गया उसको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन। चलो भाई, बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ और मीर जाफर यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मीर जाफर क्या करेंगे? मीर जाफर को एक तरह से बहुत बुरा लगेगा, राइट? कैसे, क्यों? कि उसको लगेगा यार जो नवाब की औकात थी ना वो मेरी नहीं है। क्यों नहीं है मेरी औकात? बिकॉज नवाब जो था भाई वो उसका अलग लेवल था, सिराजुद्दौला जो था वो अलग लेवल था। अब इन्होंने पता है क्या करा है? मीर जाफर को एक पपेट की तरह यूज कर। सबसे पहले तो इनसे कहते थे कि हमको गिफ्ट दे भाई, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दे। मीर जाफर बोलता था भाई ठीक है ले लो। तो मीर जाफर ने इनको बहुत पैसा दिया, बहुत गिफ्ट दिए, राइट? दूसरा, यहां पे इन्होंने अपने एक रेजिडेंट बिठा दिया। रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब क्या है? कि ये हमेशा इसके दरबार में बैठा रहेगा। राज्यसभा चलती है तो यहां पर ये बैठा रहेगा। ऐसे रेजिडेंट्स बिठा दिए किसके? बंगाल के खर्चे पे। और इनको बोल रखा है कि हर गतिविधि पे तुमको मीर जाफर की, तुमको हमको बताना होगा कि मीर जाफर अगर मान लो कुछ गलत सोच रहा है, गलत कर रहा है, इसकी सोच को पकड़ो। प्लस कोई भी अगर लॉ बनना होता तो बिना इनकी परमिशन के नहीं बनता था। ये जब तक हाँ नहीं बोलते थे जब तक नहीं बनता था। आई होप दिस इज क्लियर। तो सीधी सी बात ये हो गई कि भाई मीर जाफर ने कहा कि भाई तुम्हारी ये भूख को मैं तो शांत नहीं कर सकता। तुम कहते हो कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, इतने सारे गिफ्ट, हर वक्त गिफ्ट, है ना? प्लस यहाँ के लोग ऐसे बोलते थे कि सिराजुद्दौला ही बढ़िया था भाई, ये क्या पपेट बना के रख दिया, तू तो पपेट है, तू कोई। इसके लोग ही इसको लगता था सिराजुद्दौला जैसा अपने औकात रहेगी भाई। सिराजुद्दौला जैसी औकात रहेगी, सिराजुद्दौला जैसे करता था वैसे ही उसको, मतलब वो पिक्चर तो उसकी दिखता था कि मैं ऐसा बनूंगा। उसने बोला यार मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, सिराजुद्दौला तो भाई खुला खेलता था, मेरे को तो ये खुला ही नहीं खेलने दे रहे, मैं तो उनका एक कुत्ता बन के रह गया हूँ। और आते हैं जब कहते हैं भाई गिफ्ट दे गिफ्ट दे गिफ्ट दे, अरे मैंने क्या फैक्ट्री खोल रखी गिफ्टों की? नहीं दूं तो ये अगले दिन में हटा दे। तो मीर जाफर विल बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी। समझ में आ रहा है? और मीर जाफर ने दो तीन चीज इनको लिए करी। इनको एक तो बड़े बड़े गिफ्ट इसको देने पड़े, और दूसरा कि बंगाल बिहार उड़ीसा के अंदर फ्री ट्रेड भी ये कर रहे हैं, वो भी इनको फ्री ट्रेड वाले अधिकार भी देने पड़े। तो ब्रिटिशर्स के बड़े मजे हो गए यहाँ पर उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ह्यूज गिफ्ट, 1-1 करोड़ रुपए उस टाइम के, ठीक है, पर्सनली भी दे रहा है, वैसे भी दे रहा है। तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सस्टेन। उसको बहुत बुरा लगेगा कि भैया मैं कैसे इसको, इनकी भूख को शांत करूं। और मीर जाफर स्टार्ट अपोजिंग ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स गिफ्ट मांगते, बोले खांसू दूं मैं गिफ्ट, सारा रेवेन्यू तो तुम खा जाते हो। रेजिडेंट से लड़ाई होने लगी इसकी, बोले तुम कौन होते हो, मैं अपना कानून बनाऊंगा, तुम कौन होते हो। इसको पता चल गया यार मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है, ये खुद डिप्रेस होने लग गया। और ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया यार ये थोड़ा सा एक्टिंग करने लग गया है, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा एक्टिंग करने लग गया है भाई, इसको फेल होने लग गया। इट्स बेटर कि इसको हटाओ और इसके सन इन लॉ को बनाओ। इसका सन इन लॉ जो है दैट इज मीर कासिम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये चीज अपन पढ़ते हैं, बट जस्ट गिव मी मिनट, 5 मिनट्स का ब्रेक दे दीजिए। मैं थोड़ा सा एक बार गर्म पानी पी के आ रहा हूँ, राइट? 5 मिनट का मेरे को ब्रेक दे।
चलो, Battle of Plassey had political significance for it laid the foundation of the British Empire in India. It has been rightly regarded as the starting point of the British rule. ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था किसी एक बड़े नवाब को हरा दिया इन्होंने, राइट? तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर देम और दैट इज क्रिएटिंग ए फाउंडेशन. बंगाल जैसे राज्य के ऊपर कब्जा हो जाना, है ना, आउटराइटली, जिसके अंदर नवाब ववाब को हटा दिया है पहली बार आपने और उसके अंदर पपेट अपना बिठा दिया, तो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द ब्रिटिशर्स. अब मीर जाफर जो है ना, वो बहुत ही, अगर आप देखेंगे, बहुत ही दयनीय स्थिति में. तो मीर जाफर ने सबसे पहले जैसे जीता ना, तब उन्होंने 24 परगनास, ये आपने सुना होगा, परगनास ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए. कैन एनीबडी नो, लेट मी नो दैट व्हाट इज परगनास, है ना, ये भी पूछा जा सकता है. परगनास का मतलब क्या है ये समझो. इट इज ए यूनिट ना, यूनिट ऑफ मीजरिंग, मतलब मेजर करने की यूनिट है, राइट, कि कितना एरिया जो है उसको मेजर करने की यूनिट है. तो 24 परगनास का मतलब क्या है ये समझो. एक परगना में बहुत सारे विलेजेस होते हैं, दैट आर द ग्रुप ऑफ विलेजेस. पहले ऐसे सिस्टम चलता था, पहले सबसे बेसिक यूनिट जो थी वो विलेज होती थी. और जैसे मान लो 100 विलेजों का एक परगना बन गया, है ना, 100 विलेज आ गए, उसमें एक परगना बन गया. अब ऐसे बहुत सारे परगनास आ गए, तो उससे एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो उससे एक प्रोविंस बन गया, जिसको अपन स्टेट बोल रहे हैं, स्टेट. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को सिरकर बोलते थे, सिरकार. इससे ही वर्ड सरकार जो है ना, वो इससे ही आया, डिस्ट्रिक्ट को सिरकार बोलते थे. और ग्रुप ऑफ सिरकार को स्टेट बोलते थे. ये भी इंपॉर्टेंट है समझना. तो सबसे छोटी यूनिट है विलेज. ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होंगे, दैट विल फॉर्म व्हाट, दैट विल फॉर्म अ परगना. और बहुत सारे परगना होगा, परगना 1, परगना 2, परगना 3, परगना 4, दैट विल फॉर्म व्हाट, डिस्ट्रिक्ट. और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो होंगे, राइट, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, दैट विल फॉर्म व्हाट, दैट विल फॉर्म द स्टेट. तो ऐसे ग्रुप ऑफ विलेज 24 परगनास देने का मतलब समझ में आया. तो यहां पर देखो, मीर जाफर गिफ्टेड ए टेरिटरी टू ईस्ट इंडिया कंपनी 24 परगनास. परगना का मतलब क्या है ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, राइट, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है, इसके अलावा मीर जाफर ने इनको राइट टू फ्री ट्रेड इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा और ह्यूज कैश प्राइज एज अ गिफ्ट. ब्रिटिश सिक्योर्ड फ्री ट्रेड राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राइट, रिचेस्ट प्रोविंस के अंदर. दिस एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग इंटरनल ड्यूटीज कॉज ह्यूज लॉस टू द इंडियन मर्चेंट एंड व्हाट, बंगाल की ट्रेजरी को भी लॉस हुआ, राइट. और यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूज कैश प्राइसेस, मतलब द कंपनीज एंड इट्स ऑफिशियल रिसीव एनुमरस cash rewards both personal and institutional. This include 1 crore rupees to the company, 23 crore to the Clive. 23 लाख तो क्लाइव ही लेके चला गया, और जो आते थे उनको फिर गिफ्ट देने पड़ते थे. समझ में आ रहा है. तो मीर जाफर को दिक्कत होने लगी. मीर जाफर को बोले मैं कहां से दूं भाई. 2 साल के अंदर मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर जाफर की जगह उनके सन इन लॉ मीर कासिम को यहां पर एक तरह से पपेट रूलर बनाने की कोशिश करी गई, पर मीर कासिम पपेट रूलर नहीं बने, राइट. अब मीर कासिम से पढ़ने के पहले हम एक शख्सियत के बारे में बात कर ले, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में. जैसे हमने वास्को डिगामा के बारे में बात करी थी, वास्को डिगामा वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, रॉबर्ट क्लाइव वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. इस बंदे के बारे में बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक बहुत ही छोटी पोस्ट पर ये एक तरह से रॉबर्ट क्लाइव थे, इसको हम बोलते हैं राइटर की पोस्ट, है ना, क्लर्क से एक ऊपर. तो ऑलमोस्ट आप देखो हेड क्लर्क मान लो इनको, राइट. ये इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी, बट टैलेंटेड बड़े थे, बहुत बड़े डिप्लोमेट, शेर दिल. ये क्या करते थे, ये फ्रस्ट्रेटेड थे अपने काम से. जैसे हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, या क्या ये काम कोई हमारे लायक है क्या, वैसे फ्रस्ट्रेटेड थे. तो ये क्या करते थे, क्लर्कियल वर्क कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो ये लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ते थे. अब लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ रहे, तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई और वार से रिलेटेड किताबें पढ़ते कि कैसे क्या नीति अपनानी चाहिए. तो ये अपने आप में एक तरह से नीति थे कि वार के अंदर क्या नीति अपन को अपनानी चाहिए. पहली बार फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है
है ना, जो अपन ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वाला वार। और उसके अंदर आप देखते हैं कि मद्रास जो होता है ना, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। और मद्रास को कैप्चर कर लिया जाता है, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ठीक है, उनको प्रमोट कर दिया था। और रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त वही मेन थे उस वक्त मद्रास के अंदर। तो रॉबर्ट क्लाइव को एक तरह से बंदी बनाकर रख दिया जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बनाकर रख दिया जाता है ना, तो यहां पर आप देखो उस वक्त फ्रांस था बड़ा पावरफुल, और चंदा साहिब को यहां पर आरकोट के अंदर बिठाना चाहता था। चंदा साहब को आरकोट के अंदर बिठाना। तो रॉबर्ट क्लाइव किसी तरह से बचता है, राइट, और यहां पर ये एक तरह से भाग लेता है इधर से, राइट, और एक बहुत बड़ी आर्मी बना के, मतलब छोटी सी आर्मी लेकर फ्रांस से लड़ने लगता है आरकोट के ऊपर। एक तरह से यहां पर आरकोट को डिफेंड करने की कोशिश करता है। अब आरकोट के ऊपर उस वक्त जो नवाब ऑफ आरकोट थे, राइट, वो उसके ऊपर चंदा साहिब ने अटैक करा हुआ था। पर चंदा साहिब का देखो अब अटैक बड़ा ही, फ्रांस के साथ मिलकर चंदा साहिब अटैक कर रहे हैं नवाब ऑफ आरकोट को हटाने के लिए। फर्स्ट कार्नेटिक वार में हमने पढ़ा था। और इनको जो रेजिस्टेंस दे रहा है ना, दैट इज व्हाट रॉबर्ट क्लाइव और उसकी छोटी सी आर्मी। याद करो मोहम्मद अली वाज ए पर्सन, ठीक है, और मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के अंदर है, ठीक है, और वो उसका सन है अनवरुद्दीन खान का, राइट, मैंने आपको बताया था। तुम तिरुचिरापल्ली में ये भाई ये बैठा हुआ है, इसका बेटा, ये आना चाहता है आरकोट के अंदर। बट तिरुचिरापल्ली जो होगा, ठीक है, इसको फ्रांस वालों ने घेर रखा है, समझना, बिल्कुल फ्रेंच आर्मी ने घेर रखा है, इसको आने नहीं दे रहे यहां पे। रॉबर्ट क्लाइव यहां पे चंदा साहिब प्लस फ्रांस आर्मी को टक्कर दे रहा है। ये टक्कर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि यहां पे जो फ्रांस आर्मी ने अपने बंदे लगा रखे हैं उनको शिफ्ट करके यहां पर लाना पड़ेगा। और मोहम्मद अली इससे बच जाएगा, डेथ होते होते बच जाएगी उसकी। ये इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कि यहाँ पे जो फ्रांस आर्मी थी, इन्होंने अपने सारे बंदों को चंदा साहिब को जीतने के लिए वापस भेज दिया, और मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली पे सेफ रहे। वैसे फिर ये लास्ट के अंदर नवाब ऑफ आरकोट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, छोटे सा ही तो उनके पास सैनिक है। और यहाँ पे चंदा साहिब आ जाएगा। पर ये जो टाइम इन्होंने लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस जो इन्होंने प्रोवाइड करा जिससे कि मोहम्मद अली बचा रह गया, ये इनको एक हीरो बना देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखो रॉबर्ट क्लाइव द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बिगेन हिज करियर इन 1744 एज ए राइटर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन द प्रेजेंट डे चाइना, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड विद द क्लर्कियल वर्क, वो इस तरह से फर्स्ट कार्नेटिक वार के अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट करा। कैप्चर्ड बाय द फ्रांस फोर्सेस इन 1746 आफ्टर द फॉल ऑफ मद्रास, क्लाइव एस्केप्ड टू द फोर्ट सेंट डेविड इन द कुडेलोर, where he joined the company army and played a key role in the defense. His daring leadership, including the defense of the Arcot in 1751 against large army forces, he earned him the recognition as a brilliant military strategist. With a small force of 200 European soldiers and a few hundred Indian सिपाहीज, ठीक है, Clive captured and then successfully defended Arcot in the second जो इसके अंदर होगा कार्नेटिक वार। The siege lasted for the several weeks, सरप्राइज अटैक और ये सब चीजें करा। अब यहाँ पे देखो, इस एबिलिटी टू होल्ड द आरकोट फोर्स द एनिमी टू डाइवर्ट ट्रूप फ्रॉम द सीज ऑफ द तिरुचिरापल्ली, देयरबाय अल्टरिंग द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। आफ्टर सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कलकत्ता इन द 1756, रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम द मद्रास टू द बंगाल along with the naval support under the एडमिरल वाटसन, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब देखो दूसरा इनका रोल ये आया बंगाल के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी पिटे, वो फुल्टा के अंदर थे, तो मद्रास से उनको फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया। रॉबर्ट क्लाइव गए और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आपको तो पता ही आगे, राइट। रिटर्निंग टू इंडिया इन 70, अच्छा बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी आप देखेंगे 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद उनको गवर्नर बना दिया, गवर्नर उन्होंने बना दिया। तो 1755 में वापस भारत आए थे। रॉबर्ट क्लाइव शिफ्टेड फोकस टू द बंगाल वेयर देयर सेक्शंस, उन्होंने 1757 में जीता और उसके बाद उनको गवर्नर बना देंगे। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, क्लाइव बिकम गवर्नर ऑफ बंगाल। ड्यूरिंग दिस फेज ही फोकस प्लेसिंग मीर जाफर ऑन थ्रोन, और उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे रूल करा उस वक्त। फिर ये वापस चले जाते हैं एक तरह से, आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव चले जाते हैं और फिर हेनरी नाम से कोई पर्सन आता है, हेनरी वैन नाम से कोई पर्सन आते हैं जो कि यहाँ पर गवर्नर बनते हैं, और फिर ये लौट के वापस आते हैं 1765 के अंदर, ठीक है, जब तक बैटल ऑफ बक्सर हो चुका होता है। बैटल ऑफ बक्सर जो है दैट इज नॉट इन प्रेजेंस ऑफ, दैट वाज नॉट हैपेंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ दिस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड में थे जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटीज साइन हुई है
वो रॉबर्ट क्लाइव ने करवाई है, क्योंकि 1765 में हुआ था। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर। और 1765 के अंदर ट्रीटीज होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होती है, ठीक है, दैट इज साइंड बाय द रॉबर्ट क्लाइव एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, राइट। रॉबर्ट क्लाइव एंड द सुजाउद्दौला, राइट, उनके बीच में होती है वो, राइट। तो 1765 में वापस वो आता है, बट बैटल ऑफ बक्सर जो होता है उस टाइम पीरियड में रॉबर्ट क्लाइव इज नॉट देयर इन इंडिया। इन 1765 सिक्योर्ड द दिवाली ऑफ द बंगाल, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे, शाह आलम सेकंड है उसके अंदर से, राइट। तो यहाँ पर हम अपन को थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर से ही, राइट, कुछ चीजें बता देते हैं, फिर आपकी क्लास ऑफ कर देंगे, राइट। तो देखो, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ द मनी एज ए पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने खूब पैसा कमाया भाई। He had came to the Madras from the England in 1743 at age of 18, और इन 1767 जब वो भारत छोड़ रहा है तो उसके पास देखो इतने सारे पैसे, 4 लाख यूरोज उसके पास है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली when he was appointed as governor of Bengal in 1764, he was asked to remove the corruption। 1764 में जब वापस उनको बनाया गया तो उनको करप्शन हटाने के लिए बोला गया था, सेकंड टर्म उनका हुआ था उसके अंदर 70। तो इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बट ही हिमसेल्फ वाज क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हिच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वेल्थ, कि इतनी सारी तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, तो उनके ऊपर ही इंक्वायरी बैठ गई थी। आई होप दिस इज क्लियर। और ये जो इंक्वायरी उनके ऊपर बैठी थी उसके अंदर आप एनसीईआरटी में देखो ये दे रखा है कि हियरिंग में उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी, उन्होंने कहा कि साहब मैंने तो बहुत कम कमाया है, मेरी जगह कोई और होता ना, मेरा इतना इंपॉर्टेंस था वहां पर, मेरा इतना सिक्का चलता था वहां पर, उसके हिसाब से तो मैंने बहुत कम कमाया, राइट। तो वो ऐसे बोलते हैं, एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ द कमिटी इन द पार्लियामेंट क्लाइव डिक्लेयर दैट ही हैड शोन एडमायरेबल रेस्ट्रेन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। नहीं तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद साहब हम ही थे, इस तरह से बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव की औकात पता है तुम्हें क्या हो गई थी। ऐसे बोल रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक प्रिंस जो था, जो प्रिंस है, ए ग्रेट प्रिंस वाज डिपेंडेंट ऑन माय प्लेजर, मैं चाहता हूं जिसको बना देता था, मेरी ये औकात थी। एन अपुलेंट सिटी ले एट माई मर्सी, पूरा बंगाल मेरे ऊपर, मेरी दया के ऊपर था। इट्स रिचेस्ट बैंकर बिड अगेंस्ट ईच अदर फॉर माई स्माइल, मेरी एक मुस्कान के लिए दोनों आपस में लड़ जाते थे, बैंकर्स, है ना, मेरी इतनी चापलूसी ये लोग करते थे। आई वॉक थ्रू द वॉल्स, इतने सब ओपन थे मेरे लिए, मैं किसी में से भी कितना भी ले सकता, ओपन टू मी अलोन, piled on either hand with gold and the jewels, Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation। तभी मैंने तो कुछ ही नहीं करा, मेरे पास तो कुबेर का खजाना खुला पड़ा था माय लॉर्ड, पर मेरा रेस्ट्रेन देखो, और आप मेरे ऊपर इंक्वायरी लगा रहे हैं। इस तरह से इसको अंदर बोलेंगे, राइट, कि मेरे पास तो पूरा का पूरा खजाना खुला हुआ था। खैर, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में फिर क्वेश्चंस पूछ लेंगे कल की क्लास के अंदर, ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड प्लीज रिवाइज अगेन एंड अगेन, राइट। और टेस्ट दीजिए, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाइए सभी बच्चे, और टेस्ट देकर मुझको बताएं। अब मैं टेस्ट का उन्हीं बच्चों को भेजूंगा सॉल्यूशन जो कि टेस्ट दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो टेस्ट दे और टेस्ट देकर मेरे को बताएं।